So I'm going to share you the slides. जी मुझे प्लीज इन्फॉर्म कर दें चैट में कि आप लोगों को स्लाइड्स शेयर हो रही हैं। यस प्लीज, जो रिक्वेस्ट है आप कर दें, जो भी रिक्वेस्ट है जिसकी भी है। स्क्रीन शेयर हो रही है। किसी ने यहाँ लिखा था मैसेज कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मुझे रिक्वेस्ट बता दें, देन फिर हम आगे फॉरवर्ड हूँ अपने लेक्चर की जाने। अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली हुई है। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दें, यहाँ पे चैट कर दें प्लीज। जी बिल्कुल, क्लास ही लेनी है आपने। इमदाद, तो आप चाहे मोबाइल पे ले लें चाहे लैपटॉप पे ले लें। बेसिकली मकसद सुनना है और समझना है। अगर आपको अभी जो है वो मोबाइल पे सही समझ आ जाएगा, आपके सामने स्क्रीन भी सही नजर आ रही होगी, तो आप मोबाइल पे भी ले सकते हैं लेक्चर। चलिए जी, मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। बेसिकली रिक्वेस्ट अब जिसकी भी थी, जो भी थी, वो बाद में देख लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो सोर्सिंग और लॉजिस्टिक के ऊपर है। ठीक है, मैं बहुत स्लो स्लो आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। मैंने प्रोडक्ट हंटिंग को भी 2 क्लासेस के अंदर ब्रेक किया, रिवाइज भी किया, एंड पे क्वेश्चन आंसर्स भी लिए। बड़ी स्लो पेस के ऊपर हम चले हैं। इसी तरह आज का जो लेक्चर है सोर्सिंग का, वो भी हम थोड़ा स्लो पेस के ऊपर कवर अप करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि हर किसी की जो पिकिंग पावर होती है वो सेम नहीं होती। कुछ बहुत ही बेसिक हैं, कुछ थोड़े एडवांस लेवल के हैं, कुछ जो हैं वो जल्दी पिक कर लेते हैं। तो इसलिए मकसद जो है वो सबको सब चीज़ें समझ में आना है। तो उसके साथ साथ हम आज हाफ जो है वो सोर्सिंग के लेक्चर को कवर करेंगे, हाफ जो है वो हम कल आईडी क्रिएशन के साथ कवर अप कर लेंगे। तो आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना, परेशान नहीं होना कि भाई लेक्चर जो है वो फौरन फौरन डिलीवर हो जाता है एंड उसके बाद जो है वो हमें समझ नहीं आती। रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाती हैं, स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर होती हैं, ग्रुप में आपको मुकम्मल तौर पे आंसर भी किया जाता है। जिस किस्म की असिस्टेंस चाहिए होती है वो भी प्रोवाइड की जाती है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे किसी का कोई कंप्लेन बनती नहीं है बेसिकली। ठीक है, और अगर किसी की कंप्लेन है तो वो इंडिविजुअली उस ट्रेनर के साथ जो है वो रब्ता कर ले, तो दिस इज वेल एंड गुड। मैंने मोस्ट प्रोबेबली इजाज कहा था कि मे बी एडवांस हंटिंग हो या सोर्सिंग एंड आईडी क्रिएशन होगी। तो वो आपको पहले ही 1-2 दिन पहले अनाउंसमेंट ग्रुप में अनाउंस कर दिया गया था कि जो लेक्चर है वो सोर्सिंग और आईडी क्रिएशन पे होंगे। नेक्स्ट आपकी जो है वो हंटिंग और एडवांस हंटिंग होगी, एडवांस हंटिंग एंड वैलिडेशन होगी। क्योंकि अभी आप लोगों ने 1 वीक प्रैक्टिस की है, उस प्रैक्टिस के अंदर हो सकता है आपके बहुत से कंसर्न्स हैं जो क्लियर नहीं हुए हुए। तो उस पर मूव ऑन करने से पहले एडवांस हंटिंग चूंकि वाकई एडवांस मॉडल है, तो कहीं आप लोग परेशान ना हो, इसलिए हमने एक सोर्सिंग और आईडी क्रिएशन के लेक्चर को प्लान कर दिया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सोर्सिंग बेसिकली क्या होती है, आज के लेक्चर में हमने ये चीज देखनी है। लॉजिस्टिक किसे कहते हैं, इजी टर्म में इसको क्या कहा जाता है, ये कौन सा प्रोसेस होता है, सप्लायर कैसे फाइंड किए जाते हैं, उनसे कांटेक्ट कैसे किया जाता है, अलीबाबा पे सप्लायर को कैसे ढूंढा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद सप्लायर ढूंढने का अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है, सप्लायर को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया कौन सा है, ये हम डिस्कस करेंगे। शिपिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं और कुछ इंटरनेशनल टर्म्स यूज की जाती हैं जब हम ट्रेड करते हैं,
तो वो टर्म्स कौन सी हैं, उनका क्या मकसद होता है, क्या पर्पस होता है, ये हमारे लेक्चर में कवर अप होगा। फ्रेट फॉरवर्डर्स कौन होते हैं, उनसे कैसे कांटेक्ट किया जाता है, इसको भी हम कवर अप करेंगे। निगोशिएट कैसे करना है सप्लायर के साथ, किन किन पॉइंट्स पे आप निगोशिएट कर सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अमेजोन लॉजिस्टिक, अब अमेजोन की लॉजिस्टिक का क्या पर्पस है, क्यों यूज होती है, उसमें कौन कौन से सर्विसेज शामिल हैं, इसको भी हम गो थ्रू करेंगे। अलीबाबा के ऊपर ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद या उससे पहले इन्वेंट्री प्लानिंग कैसे की जाती है, और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये सारा जो कंटेंट है या जो ये पॉइंट्स हैं, ये हमारे सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक के कंप्लीट पॉइंट्स हैं। इसको सीखने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं अच्छी सोर्सिंग करने में, लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करने में। ठीक है, लेकिन हम हाफ ऑफ द सेशन आज कवर अप कर लेंगे। जो चीजें जितनी आसानी तक आपको समझ आ गई मैं वहां तक डिलीवर करूंगी, और जो रह जाएगा वो कल के लेक्चर में हम कवर करके तो नेक्स्ट टॉपिक जो कि छोटा सा है आईडी क्रिएशन, उस पे मूव करेंगे। नजीब काइंडली आप जो है वो अपना इंटरनेट चेक करें। यहाँ बाकी सबको आवाज आ रही है, सिर्फ आपका प्रॉब्लम है, तो आप काइंडली अपने इंटरनेट को चेक कर लें। या क्लास स्टूडेंट्स आप लोगों में से कोई इनको पर्सनली रिप्लाई कर दे इधर ही चैट में कि वो अपना जो सिस्टम है या अपना इंटरनेट जो है उसको चेक कर लें। सोर्सिंग क्या होती है? सोर्सिंग एक आसान अल्फाज में एक प्रोडक्ट जो आपने अभी हम इज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि एक ऐसी प्रोडक्ट जो आपने हंट कर ली है, आपको साथ जो क्राइटेरिया डिस्कस हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो एक प्रोडक्ट निकाल लिया अपने पास। ठीक है, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने उसका कंटेंट जो है या जो पेटेंट है उसको वो चेक करवाना होता है। उसका भी हम तस्करा पहली क्लास में जो हमारा दूसरा सेशन था उसके अंदर लास्ट पे किया। अब थर्ड स्टेप है जी, अब हम फाइनली उस प्रोडक्ट का पेटेंट भी नहीं निकला, अच्छी प्रोडक्ट है, क्राइटेरिया पे भी मैच कर रही है, तो अब हमने उसको सोर्स करना है। सोर्सिंग का मतलब ये होता है कि वो जो विनिंग प्रोडक्ट आपने निकाली है उनको हम किस मार्केट से, किस कंट्री से, कितनी प्राइस पे चीपेस्ट वे में इजीली सोर्स कर सकते हैं, चीपेस्ट प्राइस में इजीली सोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सोर्सिंग, इसको सोर्सिंग कहते हैं कि वो जो विनिंग प्रोडक्ट थी उसको खरीदना कहाँ से है रीसेल करने के लिए। रीसेल कर रहे हैं आप अमेजोन के ऊपर, चाहे वो यूएस से है चाहे वो यूके मार्केट है, आपने वहां रीसेल करना है, तो उस प्रोडक्ट को आपने बाय कहाँ से करना है? बल्क में। ये है आपकी सोर्सिंग। सोर्सिंग जो है वो डिफरेंट वेबसाइट से भी की जा सकती है। ऑनलाइन सोर्सिंग का जो बेस्ट सोर्स है वो alibaba.com है, 1688 है, अली एक्सप्रेस है, लेकिन मेनली हमारा जो फोकस है वो alibaba.com है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो है वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप बहुत सी प्रोडक्ट्स चीपेस्ट प्राइस में सोर्स कर सकते हैं। और चाइना से आप चाहे यूएस से भिजवाएं, चाहे यूके भिजवाएं, चाहे कनाडा भिजवाएं, चाहे किसी भी मुल्क में आप भिजवाना चाहते हैं, वहां से आप इजीली सोर्स करके पहुंचा सकते हैं। तो सोर्सिंग का मतलब है विनिंग प्रोडक्ट जो आपने ढूंढी है उसको चीपेस्ट प्राइस में खरीदना और रीसेल करना किसी बड़ी मार्केट के अंदर या किसी डिफरेंट मार्केट के अंदर, इसको कहते हैं सोर्सिंग। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? प्लीज मुझे 2-4 लोग जो हैं वो चैट में बता दें ताकि मैं आगे मूव करूं। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? आपने प्रोडक्ट खरीद ली है, सोर्स कर ली है, अब आपने किस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। इसमें आपकी कोरियर सर्विसेज, आपकी शिपिंग आ जाती है, बाय प्लेन भेजना है, बाय सी भेजना है, किस लॉजिस्टिक टर्म को यूज करना है, किस प्रोसेस को यूज करना है, और उसके थ्रू आपने अपनी इन्वेंट्री जो है या जो गुड्स हैं उनको आप कह लें कि दूसरे मुल्क में भेजना है जहां आप उसको रीसेल करना चाह रहे हैं।
ठीक है, ये एक प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसको यूज करके आपने अपनी प्रोडक्ट चाइना से यूके या यूएस से भेजनी है। इसको कहते हैं लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का कॉन्सेप्ट मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ, दिस इज द थर्ड टाइम, कि एक प्रोडक्ट जो आपने सोर्स कर ली है उसको कौन सी ट्रांसपोर्टेशन के मेथड यूज करते हुए आपने चाइना से यूके या यूएस से भेजना है। इस सारे प्रोसेस को लॉजिस्टिक कहते हैं। इसके अंदर बहुत से और आप कह लें कि लोग शामिल हैं, जिसको हम फ्रेट फॉरवर्डर का नाम बोलते हैं। वो कैसे आएगा इसके अंदर, अभी हम आगे जाके इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो लॉजिस्टिक जो है उस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने का एक तरीका, जो प्रोसेस जो आप फॉलो करते हैं उसको लॉजिस्टिक कहते हैं। तो सोर्सिंग और लॉजिस्टिक का ये एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब हम देख लेते हैं कि अलीबाबा क्या है और अलीबाबा के ऊपर प्रोडक्ट को कैसे सोर्स किया जाता है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि जब भी आपने कोई प्रोडक्ट सोर्स करनी है तो आप अपने ब्राउजर के ऊपर, गूगल क्रोम के ब्राउजर के ऊपर जाके www.alibaba.com लिखते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस नजर आ जाता है। ये जो इंटरफेस है आपको बहुत सिमिलर आपको लगता है, जैसा कि आप Amazon के ऊपर कोई प्रोडक्ट सर्च करने की कोशिश करते हैं तो वहां एक सर्च बार बनी होती है, वहां प्रोडक्ट का नाम लिख के सर्च करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने alibaba.com के ऊपर अपना अकाउंट साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए कोई इतनी जरूरत नहीं है कि आप इसका फॉर्म फिल करें। आप अपने गूगल अकाउंट के साथ, जीमेल अकाउंट के साथ अपने जो alibaba.com है उसको साइन अप कर सकते हैं। तो इजीली है वो, उसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई आपने बड़ी सी प्रोफाइल नहीं बनानी। सिंपली साइन अप विद, आप गूगल अकाउंट करेंगे तो आप सिंपली जो है वो साइन अप हो जाएंगे अलीबाबा के साथ। ठीक है, इस तरह से आपको जब इंटरफेस नजर आएगा तो उसके ऊपर आपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है जो आपने ढूंढी है। जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट Amazon की तरह मेन कीवर्ड से निकले। आप उसको यहाँ बहुत से नामों से सर्च कर सकते हैं, क्योंकि सप्लायर भी उसको डिफरेंट नेम से लिख सकते हैं। समीउल हक, आप काइंडली मुझे ना मैसेज ड्रॉप कर दें। अच्छा जी, ठीक है, ये मैं नोट कर लेती हूँ कि जो मैं माउस के थ्रू बताती हूँ उसका मैं नाम बता दिया करूँ और उसकी कोई सिम्टम बता दिया करूँ कि आपको बटन कहाँ मिलेगा। ओके ठीक है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको मैं बता दूँ। ठीक है, चले, आई ट्राई माई बेस्ट। अब वो एक फ्लो बना होता है ना, उसमें फिर चीजें याद नहीं रहती हैं, तो आई एम रियली सॉरी फॉर डैट अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। या आप मुझे पूरे एक वीक में जिसमें आपको लेक्चर प्रोवाइड किया गया था, अगर आप मुझे पर्सनली अप्रोच कर लेते तो दैट विल बी मोर अप्रिशिएटेड, बट इट्स ओके। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकूं। अच्छा, आपने alibaba.com लिख लिया और बिल्कुल टॉप के ऊपर आपके पास सर्च की ऑप्शन आ रही होती है, जैसे बिल्कुल Amazon पे आ रही होती है। यहाँ आपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है और सर्च के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के नाम नजर आएंगे। जैसे अभी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं उस पे शोल्डर बैग लिखा हुआ है सर्च के अंदर। ठीक है, उस शोल्डर बैग को जब आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लिस्टिंग्स नजर आ जाएंगी, जो बता रही होंगी कि ये सप्लायर्स कौन कौन से इकसाम के शोल्डर बैग बेच रहे हैं, किस प्राइस पे बेच रहे हैं, उनकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, लाइक MOQ जिसको बोलते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। उससे ये होता है कि अगर वो कह रहा है कि उसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 100 है और अगर आप 80 पीसेस खरीदना चाह रहे हैं या 50 पीसेस खरीदना चाह रहे हैं तो वो आपको प्रोडक्ट नहीं देगा, क्योंकि उसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो वो डिलीवर करता है वो 100 पीसेस है। ठीक है, तो ये MOQ भी उसमें दिया होता है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि अगर आपने बड़ी लार्ज इन्वेंट्री खरीदनी है तो कौन कौन से सप्लायर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने लेस इन्वेंट्री खरीदनी है, कम पीसेस खरीदने हैं, तो आपको कौन से सप्लायर सूटेबल लगेंगे। ठीक है, यहाँ आपको अपनी नजर आने वाली डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो नजर आ जाती हैं। अब अगली चीज ये है कि चलें जी, सप्लायर को हमने एक लुक में तो देख लिया कि कहाँ है, कैसे मिलते हैं,
अब उनसे बात करने का तरीका क्या हो सकता है, बेस्ट सूटेबल वे कौन सा है उनको अप्रोच करने का। जब भी आप किसी सप्लायर को कांटेक्ट करते हैं तो उसके पास ऑप्शन आ रही होती है कांटेक्ट सप्लायर, जो कि एक काइंड ऑफ क्यूरी भेजने के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, वहां आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स में लिखा जाता है वो भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन साथ ही कर देती हूँ, इससे पहले कि मेरे जहन से ये पॉइंट थोड़ा स्किप हो जाए। आपने रिक्वायरमेंट्स ये बतानी होती हैं कि जिस कंपेटिटर को आप कॉपी कर रहे हैं उसका मटेरियल क्या है, वो प्रोडक्ट प्लास्टिक की बेच रहा है या कॉटन की बेच रहा है या कोई मिक्स जो है वो आप कह लें कॉम्बो यूज हुआ है कॉटन और सिल्क का। ठीक है, प्लस वो कितनी क्वांटिटी महीने में बेच रहा है उसका हिसाब आपने लगाना होता है हीलियम से। ठीक है, देन आप पूछते हैं कि मैंने कस्टमाइज्ड लोगो उसके ऊपर लगवाना है, चूंकि आप किसी क्लाइंट के लिए सोर्सिंग कर रहे हैं या अगर आप अपना ब्रांड लेके जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपने कोई ना कोई लोगो उसके ऊपर लगवाना होता है। ठीक है, और आपने भेजनी कहाँ है इन्वेंट्री, यूके भेजनी है यूएसए भेजनी है। यूके भेजनी है तो किस एड्रेस पे भेजनी है, अमेजोन का कोई भी आप एड्रेस निकाल लें वक्ती तौर पे कोटेशन लेने के लिए। ठीक है, यूके में भी अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर्स होते हैं, आप गूगल पे जाके लिखेंगे फुलफिलमेंट सेंटर्स एड्रेसेस अमेजोन के, वो आपको निकल आएंगे। वो आप उसमें से कोई पिक करके उसके अंदर अटैच कर दें और उसको बोलें कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, कौन सा मटेरियल चाहिए और कहाँ भेजना है आपने। ये तमाम चीजें मेंशन करके आप कोटेशन लेने के लिए उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आप मुझे कोटेशन भेज दें। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट सप्लायर वाले हिस्से में आता है। दूसरा ऑप्शन होता है उससे कांटेक्ट करने का स्टार्ट ऑर्डर। ठीक है, स्टार्ट ऑर्डर हम कभी भी डायरेक्टली नहीं करते क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि आपकी क्वांटिटी वो एज इट इज बना रहा है, प्रोडक्ट को बना रहा है एज इट इज या नहीं। आपको ऑब्वियसली अपना लोगो लगवाना पड़ता है, आपको उस पर कस्टमाइज चेंजेस करवाने पड़ते हैं, आपको क्वालिटी चेक करनी पड़ती है, फिर ही कहीं जाके आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो स्टार्ट ऑर्डर जो है वो एक वाइबल आप कह लो कि ऑप्शन नहीं है कांटेक्ट करने की। चैट नाउ पे जब आप क्लिक करते हैं वहां पे लारेब आप लोगों के जो भी सवालात हैं काइंडली नोट कर लें, सेशन के एंड पे पूछ लीजिएगा। चैट नाउ के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो वहां पे पाकिस्तानी टाइम का चाइना के टाइम से थोड़ा सा डिफरेंस है, तो समटाइम्स जो रियल कस्टमर सपोर्ट होती है वो अवेलेबल नहीं होती और समटाइम्स होती है। तो आपके लिए सुटेबल वे जो है वो कॉन्टेक्ट सप्लायर का है। अभी मैं आपको थ्योरी से चीजें क्लियर कर रही हूँ, फिर मैं आपको अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊंगी और हर चीज दिखाऊंगी कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, कांटेक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी जस्ट आप लोग ध्यान से चीजों को सुन लें, अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये चीजें दिखाऊंगी। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट मेथड है कांटेक्ट सप्लायर। आप स्टार्ट ऑर्डर पे नहीं जाएंगे क्योंकि वहां से अभी आपको भी खुद भी आइडिया नहीं है अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस करवाने हैं। और चैट नाउ अगर अवेलेबल हो तो आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली स्टार्ट मतलब कोटेशन मंगवाने के लिए कांटेक्ट सप्लायर पे क्लिक करेंगे। अगली चीज आ जाती है कि ओके हमने सप्लायर को कांटेक्ट करने के तरीके भी देख लिए, सप्लायर निकालना कहाँ से है वो भी देख लिया। अब सप्लायर जो है वो किस बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट करने हैं। ठीक है, क्या हंटिंग क्राइटेरिया है सप्लायर का, ये बिल्कुल घबराना नहीं है आपने कि जैसा हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया था थोड़ा सा डिफिकल्ट सा, वैसा नहीं है। कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर करने पड़ते हैं, जिसके बाद आप सप्लायर को आराम सुकून से हंट करके शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। नंबर 1 चीज है कि मिनिमम 3 जेम्स। जेम्स जो होते हैं वो रेटिंग होती है आपकी। ठीक है, 5 में से अगर 3 किसी सप्लायर के पास हैं और रेटिंग क्या बता रही होती है उस सप्लायर की परफॉर्मेंस अलीबाबा के ऊपर। ठीक है, अगर 5 में से 3 किसी के पास जेम्स मौजूद हैं सप्लायर के पास तो वो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ वो सप्लायर 2 साल पुराना होना चाहिए। 2 साल पुराना होने की रीजन क्या है, लॉजिक क्या है
कि जो नए सप्लायर आते हैं वो अलीबाबा पे टेस्ट करने आ रहे होते हैं कि क्या उनका कारोबार चलेगा या नहीं चलेगा, लोग उनके साथ ऑर्डर प्लेस करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है। और जो नए सप्लायर्स होते हैं उनको इतना टर्म्स एंड कंडीशंस का ट्रेडिंग की नहीं पता होता, तो उनसे बेहतर है कि आप 2 साल पुराने सप्लायर को कांटेक्ट करें। वो थोड़ा सा ट्रेंड भी होते हैं, उनकी एक हिस्ट्री भी बन चुकी होती है अलीबाबा के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और वो एक रिलायबल रिसोर्स होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट जो आपने अपने माइंड में रखना है कांटेक्ट करते वक्त, उनका जो रिस्पॉन्स रेट है वो 85% से अबव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने आज कोटेशन भेजी है तो वो 3 दिन के बाद आपको रिप्लाई करें। अगर तो वो 3 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई कर रहे हैं तो ये एक अच्छी परफॉर्मेंस शो कर रही है उनकी, उनका एक अच्छा रिस्पॉन्स रेट नजर आ रहा है। तो वो 85% होना चाहिए, ये भी उनकी प्रोफाइल के ऊपर मेंशन होता है। ठीक है। जो सप्लायर है वो वेरीफाइड होना चाहिए। मस्ट बी वेरीफाइड का क्या मतलब होता है कि जब भी आप कोई अकाउंट सेटअप करते हैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो आपका कार्ड चेक करता है, आपकी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करता है, आपके कॉन्टेक्ट नंबर पे एक ओटीपी भेजता है। उसके कुछ पीछे बैक एंड पे केपीआईज होते हैं जिसके बेसिस पे वो आपको वेरीफाइड का ब्लू टिक देता है। तो जिन सप्लायर्स के प्रोफाइल के साथ वेरीफाइड लिखा होगा आपने उनको अप्रोच करना है। ठीक है। आपने उन सप्लायर से बातचीत शुरू करनी है जो ट्रेड अश्योरेंस और पेपॉल को एक्सेप्ट करते हो। ट्रेड अश्योरेंस एक पेमेंट गेटवे है अलीबाबा के ऊपर। ठीक है। ट्रेड अश्योरेंस जैसे होता ये है, ट्रेड अश्योरेंस का बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है? अलीबाबा आपको और जो सप्लायर है उसको लिंक कर रहा होता है आपस में। ठीक है। जब वो लिंक कर रहा है तो वो कह रहे हैं कि अगर आप ऑर्डर और पेमेंट मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं तो मैं आपको एज अ गारंटी, इन केस अगर सप्लायर भाग गया, उसने कम क्वांटिटी भेजी या किसी किस्म का भी नुकसान हुआ, तो मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि आपकी कुछ ना कुछ अमाउंट की रिकवरी होगी। ठीक है। तो वो आपके तौर पे, आप दोनों के दरमियान एक गारंटर के तौर पे काम कर रहा होता है कि अगर इन केस आपने कोई मसला किया सप्लायर के साथ या सप्लायर ने किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम किया आपके साथ, तो आप अपनी मनी रिटर्न की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। टू सम एक्सटेंड वो आप लोगों के दरमियान एक कह लें कि गारंटी का काम करेगा, आप दोनों के दरमियान सुलह सफाई करवाने की कोशिश करेगा, मामला सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो ट्रेड अश्योरेंस के थ्रू अगर आप पैसे दे रहे हैं अपनी इन्वेंट्री परचेज करने के लिए, तो वो सिक्योर वे है ट्रांजेक्शन करने का। सेम लाइक पेपॉल, पेपॉल अगर वो यूज करते हैं तो, और आपने पेपॉल को प्रूफ दिए कि सप्लायर ने आपके साथ मसला किया है किसी भी किस्म का, तो आप जब प्रूफ प्रोवाइड कर देंगे तो वो आपकी मनी जो है वो रिटर्न कर सकता है। तो इसलिए वो जो सप्लायर्स जो कि ट्रेड अश्योरेंस एक्सेप्ट कर रहे हैं और पेपॉल एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके साथ आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। लाइक उस पेमेंट गेटवे को इस्तेमाल करते हुए आपने अब अपनी जो इन्वेंट्री की अमाउंट है वो पे करनी है। यहाँ तक मुझे बताएं, आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर हैं? सबको क्लियर है? जी, जेम्स आर रेटिंग। समीउल हक साहब, आपने मुझे लाजमी बताना है, आपको पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे? जी ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाए जी। अब हमने शिपिंग करनी है। यहाँ पे अभी तक पॉइंट क्लियर करें कि हमने सोर्सिंग करनी थी। सोर्सिंग के लिए हम अलीबाबा पे गए, हमने प्रोडक्ट ढूंढी। प्रोडक्ट ढूंढने के बाद हमने उससे रेलिवेंट सप्लायर्स को ढूंढा, और सप्लायर्स को ढूंढने के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया था। उसके अकॉर्डिंग हमने 10 सप्लायर्स अपने पास ओपन कर लिए और उनको रिक्वेस्ट कर दी कि वो हमें कोटेशन दें हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है। और उन 10 में से 3 के साथ फिर हम आगे कांटेक्ट करते हैं, और वो भी मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ।
उसके बाद आ गया कि हम यहाँ पे देख लेते हैं जिन 3 के साथ हमने बात की थी उसमें से एक हमारा लॉक हो गया है। लॉक हो गया मतलब उसके साथ हम डील लॉक करने जा रहे हैं, हमें पसंद आ गया है, हमारी क्वालिटी के अकॉर्डिंग है, हमारे जो रिक्वायरमेंट्स और डिमांड थी वो बेहतर थी, उसके साथ उसकी मैच कर रही हैं। हमने जी एक जो है वो शॉर्ट लिस्ट करके फाइनलाइज कर दिया, 3 शॉर्ट लिस्ट किए थे, एक को फाइनलाइज कर दिया। अब आगे क्या आगे क्या स्टेप आता है? स्टेप आता है कि अब आपने इन्वेंट्री भेजनी कैसे है। ये लॉजिस्टिक की टर्म्स आ जाती हैं। आपने कोरियर करवानी है, एयर फ्रेट करवानी है या सी फ्रेट करवानी है। बेसिकली जो कोरियर है वो अगर आप विद इन अ कंट्री मूव करवाते हैं अपनी इन्वेंट्री तो चले, वो आप फिर भी एक रिलायबल रिसोर्स है, लेकिन इंटरनेशनली करने के लिए वो एक स्लो प्रोसेस है, तो कोरियर को तो हम इतना यूज नहीं करते हैं। आ जाके जो बाकी 2 बचते हैं हमारे पास वो है सी फ्रेट। सी फ्रेट के अंदर 2 मंथ्स ऑलमोस्ट लग जाते हैं आपकी इन्वेंट्री चाइना से यूएसए या यूके जाने में, बाय शिप अगर आप भेजते हैं। ये प्रोसेस स्लो है लेकिन थोड़ा सा चीपेस्ट है प्राइस के हवाले से। दूसरा है जी एयर फ्रेट। एयर फ्रेट जो है वो फास्टेस्ट वे है, विद इन अ 2 वीक्स आपकी इन्वेंट्री वहां पहुंच जाती है। और 2 वीक्स अभी मैं ज्यादा कह रही हूँ, 1 वीक्स 2 वीक्स के अंदर अंदर पहुंच जाती है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होती है। ठीक है, तो अब अगर आपकी प्रोडक्ट लाइट वेट है और आपको थोड़ा जल्दी है अपनी इन करने की, प्रोडक्ट लॉन्च करने की, तो देन आप एयर फ्रेट ले सकते हैं अगर आपके बजट के अंदर आ रहा है। और अगर आपकी बड़ी प्रोडक्ट है, डायमेंशनल प्रोडक्ट है, आप कहते हैं कि नहीं मुझे मसला कोई नहीं है, मैं 2 माह उसकी बाय सी जो है वो टाइम बियर कर लूंगा, ऑलमोस्ट 3 माह लगाने के बाद वो पहुंचेगी, इट्स ओके, तब तक मैं इसको सेल कर लूंगा, तो तब ये आपका सी फ्रेट अच्छा रहता है, थोड़ा सा एयर फ्रेट की निस्बत चीपेस्ट वे है। देन आ जाती हैं आपकी कुछ इंटरनेशनल टर्म्स। ठीक है, कुछ आ जाती हैं आपकी इंटरनेशनल टर्म्स। अब इंटरनेशनल टर्म्स जो हैं वो बहुत सी हैं, लेकिन बेसिक लेवल के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप 3 से 4 टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लें। इन टर्म्स का फायदा ये होता है कि जब आप कोई एक वर्ड यूज करते हैं तो आपकी पूरी स्टोरी समझ आ जाती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये कुछ इंटरनेशनल टर्म्स हैं जो एक वर्ड का जो वर्ड है या एक वर्ड जो है वो पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर देता है, पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता है कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द सप्लायर। ठीक है, अभी इंटरनेशनल टर्म्स तो बहुत सारी हैं, 12 13 14 हैं, लेकिन हम 4 को यहाँ पे पढ़ेंगे क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज होती है। ठीक है, सबसे पहली आ जाती है आपकी एक्स वर्क्स प्राइस, EXW प्राइस। सबसे पहले आपकी आ जाती है एक्स वर्क प्राइस, जिसको हम बोलते हैं EXW। ये कौन सी प्राइस है? इन सिंपल वर्ड्स में आपको समझाती हूँ, ये वो प्राइस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होती है, उसको ट्रांसपोर्ट करने की कोई कॉस्ट उसमें भी शामिल नहीं होती। सप्लायर आपकी इन्वेंट्री तैयार करेगा और अपने वेयर हाउस में रख लेगा। अब आगे आपने उससे कैसे उठवानी है, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज करनी है, उसकी प्राइस इसके अंदर शामिल नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट को तैयार करने की कॉस्ट होती है। एक्स वर्क्स प्रोडक्ट को तैयार करने की कॉस्ट होती है, उसको पहुंचाना कहाँ है, कैसे है, उसकी कॉस्ट उसके अंदर शामिल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मार्कर जो है वो खरीदना चाह रहे हैं, तो मार्कर की जो प्राइस है वो आपको उसने $1 दी है, तो $1 उसको तैयार करने की कॉस्ट है, इसमें और कोई कॉस्ट शामिल नहीं है, इसको सिर्फ तैयार करने की कॉस्ट जो है वो $1 है, उसको हम कहेंगे EXW प्राइस। दूसरी प्राइस आपके पास आ जाती है FOB प्राइस, जिसको आप कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड। इस प्राइस का क्या, ये कौन सी टर्म है और इस प्राइस को हम कैसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं? इसमें ये होता है कि सप्लायर से जब आप कहते हैं कि मुझे एक्स वर्क्स प्राइस दे दें और FOB प्राइस दे दें, तो वो आपसे पूछेगा नहीं कि सॉरी क्या एक्स वर्क्स क्या होती है, FOB क्या होती है, वो कहेगा ओके एक्स वर्क्स प्राइस इसकी $1 है और FOB प्राइस इसकी $1.5 है। तो जो 0.5 ऊपर के वो चार्ज कर रहा है वो किस चीज के हैं? वो उसको ट्रांसपोर्ट करने के हैं। वो कहेगा कि मैं आपको इन्वेंट्री रेडी करके चाइना के बॉर्डर पे, किसी भी तरह का बॉर्डर है, वो शंघाई है, अदर बॉर्डर है,
चाइना के बॉर्डर तक छोड़ के आने के 0.5 उसके ऊपर लगेंगे। यानी यहाँ सप्लायर आपको यूनिट प्राइस के साथ साथ चाइना के बॉर्डर तक छोड़ के आने की भी प्राइस दे रहा है। और आपने सिंपली उससे पूछा था मुझे एक्सप्रेस प्राइस दे दो और एफओबी प्राइस दे दो, तो उसको पता है कि एफओबी प्राइस चाइना के पोर्ट तक छोड़ के आने की प्राइस है। ठीक है, कैसे एक वर्ड में उसको पूरी स्टोरी समझ में आ गई है। अब डीडीपी प्राइस क्या होती है? डीडीपी प्राइस होती है डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, इसके अंदर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और आपने फाइनल डेस्टिनेशन पे जो प्रोडक्ट पहुंचानी है उसकी सारी कॉस्ट शामिल होती है। कस्टम क्लियरेंस, वीएटी, अदर जितने चार्जेस होते हैं लोड अनलोड करने के, वो तमाम कॉस्ट इसके अंदर शामिल होके आपको एक फाइनल प्राइस मिल रही होती है कि ये मार्कर आप जो चाइना से खरीद रहे हैं इसको यूके में बेचने के लिए, अब ये मार्कर आपको कॉस्ट करेगा $3। ठीक है, $1 उसकी प्राइस थी मैन्युफैक्चरिंग की और $2 उसको ट्रांसपोर्ट करके यूके तक छोड़ के आने के चार्जेस हैं। तो ये है आपकी डिलीवर ड्यूटी पेड। अब डिलीवर ड्यूटी पेड के अंदर अगर आप बात कर रहे हैं डीडीपी, तो उसके अंदर जो वीएटी है या जो कस्टम क्लियरेंस है वो सारे पैसे सप्लायर पे कर रहा है, आपने उसको एक ही साथ अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट के साथ पेमेंट कर दी होती है। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरी चीज आती है डीडीयू, डिलीवर्ड ड्यूटी अनपेड। इसमें ये होगा कि सप्लायर कहेगा ओके वैट और जो कस्टम क्लियरेंस है वो आप खुद पे करें, मैं आपकी इन्वेंट्री क्लियर करवा के तो यूके तक छोड़ा होगा। आपने जो वैट है और जो आप कह लो कि कस्टम क्लियरेंस वगैरह है, टैक्स क्लियरेंस वगैरह है, वो सारी आप खुद करें। ठीक है, आप उसकी अमाउंट मुझे ना पे करें, आप खुद अपने बिहाफ पे करें, डायरेक्टली करें, और मैं आपकी इन्वेंट्री जो है वो जब ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो वहां तक छोड़ दूंगा। तो ये डीडीयू होती है, तो डिपेंड करता है, लेकिन हम जो रेकमेंड करते हैं सबको वो डीडीपी रेकमेंड करते हैं कि आप सप्लायर से डीडीपी प्राइस ले लें, आपको वो फाइनल प्राइस देगा कि ये प्रोडक्ट आपको यूके या यूएस से जाने में कितनी कॉस्ट करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये भी रेकमेंड करते हैं कि आप तीनों प्राइसेस ले लें इन केस अगर आप चाहते हैं उसकी प्राइस को रिकन्फर्म करना कि कहीं आपसे ज्यादा डीडीपी तो चार्ज नहीं करा, तो आपके पास यूनिट प्राइस होती है, आपने वहां से, या आपके पास एफओबी प्राइस होती है, तो आप आगे फ्रेट फॉरवर्डर से कांटेक्ट कर लें, वहां से कोटेशन ले लें कि आगे सामान पहुंचाने के कितने पैसे लगेंगे, उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट कर लें, तो आपको पता लग जाएगा कि सप्लायर आपको डीडीपी ज्यादा दे रहा है या कम दे रहा है, या अच्छी दे रहा है या बेहतर दे रहा है। ठीक है, मुझे अब ये बताएं कि ये जो टर्म्स हैं इंटरनेशनल टर्म्स, ये आप लोगों को क्लियर हो गई है? EXW आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, एक मार्कर कितने में प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, वो आपकी EXW प्राइस है। डीडीबी आपकी डिलीवर ड्यूटी पेड है, इसमें वो तमाम कॉस्ट शामिल है कि आपको एक प्रोडक्ट चाइना से यूके जाने में कितने में कॉस्ट करेगी, और उसके अंदर एक ड्यूटी अनपेड भी आती है। अगर आपका जो सप्लायर है वो कहता है वैट और कस्टम क्लियरेंस की अमाउंट आप खुद पे करें, हम आपसे चार्ज नहीं कर रहे, तो वो जो है आप खुद पे करते हो ऑनलाइन, जैसे भी है, जिन भी आपने इदारों के साथ करनी होती है, और वो आपकी ड्यूटी पेड आप उसको रिसीप्ट दे देते हैं, तो वो आपकी आगे की जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट करवा देता है। और जो एफओबी है वो फ्री ऑन बोर्ड है। उसका ये मतलब होता है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ साथ चाइना के बॉर्डर तक छोड़ आता है। वो कहता है कि मैं चाइना के बॉर्डर तक छोड़ आता हूँ, आपकी इन्वेंट्री आगे आपने कैसे लेके जानी है आप जाने, और आपका फ्रेट फॉरवर्डर जाने। अब आगे आ गया फ्रेट फॉरवर्डर। अब फ्रेट फॉरवर्डर कौन होता है? इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल ये है कि जब आप कोई भी घर शिफ्ट करते हैं, अपना सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो आप एक ट्रक लोडर के पास जाते हैं, आप उससे कहते हैं कि मेरा इतना सामान है, इस जगह से उस जगह लेके जाना है, तो आप मुझे बताओ कि आप कितना चार्ज करोगे। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए। फ्रेट फॉरवर्डर भी एक ऐसा शख्स है जिससे आप पूछेंगे कि भाई मेरा ये सामान है,
सप्लायर के पास पड़ा हुआ है, सप्लायर का ये एड्रेस है, यहाँ से उठाना है आपने और यूके में मेरे वेयर हाउस तक छोड़ के आना है। आप उसके कितने पैसे लोगे, कितने चार्जेस लोगे? ये काम कौन करता है? फ्रेट फॉरवर्डर, उसका जिम्मेदारी है ये उठाना और लेके जाना। ठीक है। अब जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो आपसे कुछ डिमांड करता है। वो क्या डिमांड करता है? वो कहता है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस बताएं कितने हैं, प्रोडक्ट का नाम बताएं कितनी है, डायमेंशन उसकी कितनी है, और फैक्ट्री का एड्रेस दें जहां से उठानी है। देन मैं आपको कोटेशन लेके तो अप्रोच करता हूँ कि ये आपको पर यूनिट कितना चार्ज होगा या ग्रॉस वेट के ऊपर कितना चार्ज होगा। ठीक है। यानी सामान का जितना वेट है उसके कितने चार्जेस होंगे पर केजी के लिहाज से। ठीक है। फिर आपको वो पर केजी की प्राइस दे देते हैं। देन आप देख लेते हैं कि आपकी यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ रही है। आपने अगर 3000 पीसेस उठाने हैं तो आपको जो उसने पर केजी की दी है 3000 यूनिट्स का, एक तो आपके पास ग्रॉस वेट होगा, ठीक है, और एक आपके पास इंडिविजुअल वेट होगा। तो आपने उस पर डिवाइड कर देना है 3000 को, और उसकी जो प्राइस आएगी उसको आपने ऐड कर देना है अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर, तो आपके पास डीडीपी आ जाती है। ठीक है। तो अब फ्रेट फॉरवर्डर्स आप कहाँ से ढूंढ सकते हैं? फ्रेट फॉरवर्डर्स आप अली बाबा के प्लेटफॉर्म से ढूंढ सकते हैं। जैसे अली बाबा के ऊपर बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, इसी तरह अली बाबा के ऊपर बहुत सारे फ्रेट फॉरवर्डर्स होते हैं, उनकी अपनी कंपनियां होती हैं, उन्होंने अपने वहां पे लिस्टिंग्स की होती हैं और वो आपको रेट्स देते हैं कि हम कितने में कितना केजी चार्ज करेंगे, मतलब पर केजी कितना चार्ज करते हैं। तो वो आपको इसकी प्राइस देता है। ये होता है फ्रेट फॉरवर्डर। और वो जो भी लॉजिस्टिक सिस्टम यूज करता है, बाय एयर, बाय सी, बाय ट्रेन, वो आपको बता देता है कि इसकी इतनी कॉस्ट पड़ती है। फिर आप उसको देख लेते हैं कि ये आपको सस्ता पड़ रहा है या आपको डीडीपी प्राइस सस्ती पड़ रही है। प्रेफर हम हमेशा डीडीपी प्राइस ही करते हैं क्योंकि उसमें हेसल नहीं होती, उसमें आपको 3-4 लोगों को इनकॉपरेट नहीं करना पड़ता। सप्लायर जिम्मेदार होता है आपकी इन्वेंट्री वहां पहुंचाने। इसमें थर्ड पार्टी एक सर्विस आ जाती है, अगर आप एफओबी के थ्रू जाते हैं थर्ड पार्टी सर्विस आ जाती है, यानी फ्रेट फॉरवर्डर्स आ जाते हैं और फिर वो आपकी इन्वेंट्री आगे जो है वो लेके जाते हैं। ठीक है। ये फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं, अभी मैं आपको फ्रेट फॉरवर्डर्स का भी दिखाऊंगी। इनको भी हैंड करने का वही क्राइटेरिया होता है कि पुराने होने चाहिए, 2 साल पुराने होने चाहिए, अच्छी कारकर्दगी हो उनके पास, जो जेम्स यूज कर रहे हैं वो 3 होने चाहिए, ठीक है, पुरानी लिस्टिंग होनी चाहिए। तो यही जो आपने सप्लायर ढूंढने के लिए क्राइटेरिया लगाया था, इसी तरह आपने फ्रेट फॉरवर्डर्स ढूंढने के लिए भी क्राइटेरिया यूज करना है। अच्छा, अब हम किन किन बेसिस के ऊपर सप्लायर से बात कर सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी जो निगोशिएशन स्किल है, गुफ्तगू करने का, बात करने का जो तरीका है, पैसे कम करवाने का, रेट कम करवाने का जो तरीका है, उसमें हम काफी माहिर हैं। तो इन पॉइंट्स के ऊपर मैं कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। ऑब्वियसली आप प्राइसेस की बेसिस के ऊपर बात कर सकते हैं कि आप प्राइस कम करो, हम आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, या आप एक सोर्सिंग एजेंट हैं, आप उसको बताएं आपने फ्यूचर में सोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो मल्टीपल क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, अगर आपका रेट अच्छा हुआ तो मैं उन सबको आपकी तरफ रेफर करूंगा, आपका भी कारोबार बढ़ेगा और इस लिहाज से हम लॉन्ग टर्म भी चल सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आप जब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे एक प्रोडक्ट की प्राइस देखते हैं तो वहां से आपको काफी आइडिया मिल जाता है कि ये प्रोडक्ट आपको महंगी तो नहीं दे रहा सप्लायर। जैसे कि अली बाबा के ऊपर आप सर्च कर रहे हैं और आप साथ साथ 1688 जो चाइनीज वेबसाइट है उसके ऊपर भी चेक कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पे जो 1688 है यहाँ आपको कम प्राइस मिल रही है। आप उस प्राइस का स्क्रीनशॉट लें और आप उससे कहें कि ये देखो, ये सप्लायर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे इतने में चीज दे रहा है, आप क्यों मुझे महंगी दे रहे हो? ठीक है। तो इसको आइडिया हो जाएगा कि आपको मार्केट रेट्स का पता है और आप प्राइस पे निगोशिएट कर सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी पे कर सकते हैं कि जो एक सर्टेन अमाउंट आप उसको पे करें, उसकी एक वैल्यू है और वो उसको रिगार्ड करे और एक अच्छी जो प्रोडक्ट है वो तैयार करके आपको डिलीवर करें। ठीक है। डिलीवरी टाइम अगर वो कह रहे हैं कि नहीं जी 3 माह 4 माह लग जाएंगे या 3 माह लग जाएगा, 2.5 माह लग जाएगा, तो उसमें भी आप बात कर सकते हैं कि जो आपकी प्रोडक्शन टाइम है उसको आप थोड़ा रिड्यूस करें। मुझे जल्द से जल्द ऑर्डर चाहिए तो मैं आपको मजीद ऑर्डर्स भी दूंगा,
तो हम अब मुझे थोड़ा सा जल्दी भी है, तो अगर आप हाई प्रायोरिटी के ऊपर मेरा जो प्रोडक्शन है वो जल्दी तैयार करवा दें। तो बहुत सी टर्म्स हैं, बहुत सी बातें हैं जिनके ऊपर आप उससे निगोशिएट करेंगे। क्वालिटी पे आपने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम किसी भी सप्लायर के साथ ब्लाइंडली ऑर्डर प्लेस नहीं करते। हमें सबसे पहले सप्लायर से सैंपल्स मंगवाने पड़ते हैं। जैसे स्टार्ट में मैंने आपसे कहा कि 10 सप्लायर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप लोग अलग ब्राउजर्स में ओपन कर लें और उसको एक्सेल पे नोट कर लें, ठीक है, कि इसके इतने जेम्स हैं, इतने साल पुरानी लिस्टिंग है, आपने उससे एफओबी प्राइस लेनी होगी, आपने उससे डीडीपी प्राइस लेनी होगी, आपने उससे एक्सवर्क्स प्राइस लेनी होगी। उसके 3-4 आप रोज बना लें कि वो आपको कौन कौन सी प्राइसेस दे रहा है, और अब आपने देखना है कि वो सप्लायर किस हद तक रिलायबल है, यानी उनके जो क्राइटेरिया पॉइंट्स थे वो लिख लें, साथ में सप्लायर की प्रोफाइल अटैच कर लें और साथ में उसके तीनों प्राइसेस के खाने बना लें, ठीक है। और वहां आपने डाटा फिल करना है ताकि आपको पता हो एक ही लुक में कि ये 10 सप्लायर से आपको ये 10 कोटेशंस मिली है। उसमें से आपने प्राइसेस के हवाले से और कम्युनिकेशन के हवाले से जो शॉर्ट लिस्ट करने हैं वो 3 होंगे आपके पास, ठीक है। उन तीनों में से जिसके साथ आपको लगता है कि जाना चाहिए, उनमें से 2 का आप सैंपल ऑर्डर करना है, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप पहले एक से सैंपल ऑर्डर करेंगे, दूसरे से बाद में करेंगे, तो सैंपल आने में 10 दिन लग जाते हैं। आपने सैंपल पाकिस्तान मंगवाना है या आपने जो सैंपल है वो यूके भेजना है या यूएसए भेजना है क्लाइंट के पास, वो आपने उसके ऊपर टाइम लगता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपने सैंपल, ज्यादातर क्लाइंट क्या कहते हैं कि आप ही सैंपल इवेल्युएशन करके दें, तो आपने सैंपल पाकिस्तान मंगवाना है चाइना से। दोनों से या तीनों से सप्लायर से आप सैंपल पाकिस्तान मंगवा लें। काइंडली आप लोग अपने हैंड रेज अभी मत करें, सवाल आज जो है ना वो मैं आखिर में ही लूंगी, तो आप लोग अपने सवाल नोट कर लें, क्योंकि जैसे जैसे मैं फ्लो में आगे जा रही हूँ हो सकता है आपको इसी में जवाब मिल जाए, या आप जो है वो आपको साथ साथ मैं आखिर में सवालात ले लूंगी, क्योंकि इस तरह एक पेस नहीं बनता, एक फ्लो नहीं बनता। दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग द क्वेश्चंस, इसलिए अभी आप लोग हैंड रेस ना करें, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू। अच्छा, अब आपने सैंपल मंगवा लिया, सैंपल मंगवा लिया तीनों से। अब चौथा सैंपल आपने कहाँ से मंगवाना है? चौथा सैंपल आपने मंगवाना है अमेज़न के ऊपर जो कंपेटिटर आपने सिलेक्ट किया था, जिसको आप कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। वो कंपेटिटर जो रेवेन्यू सबसे ज्यादा अर्न कर रहा है, मार्केट में पुराना बैठा हुआ है, बहुत अच्छी सेल लेके आ रहा है, लोग उसकी चीज खरीद रहे हैं, रिव्यूज उसके ज्यादा ही होंगे ऑब्वियसली, तो वो आप उसको कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि वो मटेरियल क्या बेच रहा है, वो डिजाइन क्या बेच रहा है, उसकी क्या क्या फीचर्स हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं। वो है आपका कंपेटिटर, मेन कंपेटिटर आपका वो है, ठीक है, जिसको आप कॉपी कर रहे होते हो मटेरियल में। आप उसका सैंपल भी ऑर्डर करोगे। अब अगला सवाल होगा कि भाई हम पाकिस्तान में बैठे हैं, अमेज़न पाकिस्तान में नहीं भेजता, तो मैं सैंपल कहाँ से ऑर्डर करूंगा? तो ऑब्वियसली अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और क्लाइंट यूके में है या यूएसए में है, तो आप उसको कह दें कि सर एक सैंपल ऑर्डर कर लें इस लिस्टिंग से और मुझे पाकिस्तान भिजवा दें। या अगर आप कहते हैं और आप खुद सैंपल इवेल्युएशन करना चाहते हैं, तो मैं आप वहां से यूके यूएसए से मंगवा लें और चाइना वाले सैंपल भी मैं आपके एड्रेस पे भेज देता हूँ। तो आप खुद क्वालिटी देख लें, आपको जो अच्छा सप्लायर लगेगा आप मुझे बता दीजिएगा, हम उसके साथ डील लॉक कर लेंगे। या क्लाइंट आपको कहेगा नहीं आप अपने पास सारे सैंपल मंगवा लो, मैं कॉस्ट पे कर देता हूँ, तो आप सैंपल मंगवा लो, ठीक है। तो इन केस अगर उसने आपसे कहा कि सैंपल मंगवा लो और वो यूके या यूएसए में खुद नहीं है, तो अब आप अपना कोई ऐसा रिसोर्स यूज करेंगे, ऐसा कोई दोस्त, अहबाब, रिलेटिव, कोई भी जो यूके या यूएसए में रहता है, जहां आप लॉन्च करने जा रहे हैं, आप उससे रिक्वेस्ट करके कहेंगे कि सर ये एक सैंपल आप पाकिस्तान डिलीवर करवा दें, मैं इसकी कॉस्ट आपको पे करूंगा, तो वो आपके वहां पे ऑर्डर करके आपको पाकिस्तान डिलीवर करवा देगा। तो अब इन हैंड आपके पास चारों सैंपल मौजूद हैं। आपने कंपेटिटर का सैंपल साथ रख लिया, तीनों सैंपल सप्लायर के रखिए जो बहुत क्लोजली मैच करा होगा सप्लायर के सैंपल से, क्वालिटी के अंदर, खूबसूरती के अंदर, प्राइस के अंदर, हर चीज में। तो वो आपका एक फाइनल सप्लायर होगा जिससे आप बातचीत करते हैं, ठीक है। अब आपने सप्लायर से जो भी बात करनी है वो आपने रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू करनी है। बेशक आपने उसको
वी ट्रांसफर, वी चैट, सॉरी वी ट्रांसफर नहीं, वी चैट, या आपने उसको व्हाट्सएप पे ऐड किया हुआ है, आप कॉल पे बात करें, लेकिन साथ साथ आपके पास रिटन कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए कि आपने उससे क्या क्या चीजें फाइनलाइज करवाई हैं। उसका एक बेहतरीन हल ये है कि आपने एक एग्रीमेंट तैयार करना है कि आपने उससे कितने पीसेस डिमांड किए हैं, उसने आपको कितनी प्राइस दी है, उसकी किस क्वालिटी का आपने उससे रिक्वायरमेंट की थी, ठीक है। और आपने उससे कहना है कि अगले 6 महीने आप प्राइस चेंज नहीं करोगे। आपने किस टर्म पे उसको फाइनल किया है, एफओबी पे किया है, डीडीपी पे किया है, या खाली एक्स वर्क्स ले रहे हो, ये सारा कुछ आपने एक एग्रीमेंट बनाना है इंग्लिश में, और उसको ट्रांसलेट करवा लेना है चाइनीज लैंग्वेज के अंदर। ये क्यों जरूरी है? किसी भी कंट्री का लॉ है कि उसके अंदर बोली जाने वाली जुबान के अंदर अगर एग्रीमेंट होता है तो उसके ऊपर आप केस कर सकते हैं, आप उसके ऊपर अपना जो वो है कंप्लेन जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। इसलिए आप उसको चाइनीज के अंदर ट्रांसलेट करवा लें। आपके पास आपने वो दो फाइलें जो हैं, दोनों जो एग्रीमेंट हैं वो दोनों सप्लायर को भेजना होगा जिसको आपने फाइनल किया है, और उससे कहना होगा कि आप इसको स्टैम्प एंड साइन करके मुझे दोबारा वापस भेजें। तो आपके पास एक रिटन प्रूफ होगा कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस उसके साथ कौन कौन सी सिलेक्ट हुई है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं जिसका आप लोगों ने ख्याल करना होता है। अच्छा, एक और चीज आपने सप्लायर के साथ कंफर्म करनी होती है कि मैं 30% एडवांस पेमेंट करूंगा जब मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं आपके साथ, और 70% पेमेंट तब करूंगा जब इंस्पेक्शन हो जाएगी। अब इंस्पेक्शन क्या चीज है? इंस्पेक्शन ये चीज है कि आप 7 समंदर पार बैठे हुए हैं, आपने ट्रस्ट किया है अपने सप्लायर पे, क्या अश्योरिटी है कि उसने प्रोडक्ट वैसी की वैसी तैयार की होगी? हो सकता है उसने आपको सैंपल बहुत अच्छा रेडी करके दिया हो, तो जो बाकी इन्वेंट्री तैयार की है उसके अंदर उसने कोई ना कोई धोखा कर दिया हो, या उसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी ना हो, या उसने जितने बॉक्सेस आपको कहे थे उतने बॉक्सेस रेडी ना किए हो, कोई भी मसला हो सकता है। तो आपने साथ से सप्लायर को कहना है कि मैंने इंस्पेक्शन भी करवानी है, जब प्रोडक्शन रेडी हो जाए डू इन्फॉर्म मी, मैं इन्वेंट्री निकलने से पहले उसकी इंस्पेक्शन करवाऊंगा, और इंस्पेक्शन की रिपोर्ट आने के बाद आपको 70% इन्वेंट्री की पेमेंट दूंगा। सप्लायर इस बात पे ओके हो जाएगा, वो या तो ज्यादातर कहेगा 50-50 कर लो, 50% एडवांस दे दो, 50% आफ्टर इंस्पेक्शन दे देना, तो भी ठीक है, लेकिन 30-70 इज द बेस्ट आइडियल सिचुएशन, ठीक है। अब होगा ये इंस्पेक्शन टीम क्या करती है। इंस्पेक्शन टीम आपको गूगल से भी मिल जाएगी, आप हमारे रिसोर्सेज यूज करवा के इंस्पेक्शन करवाना चाहते हैं, हम आपको वो भी मुहैया कर देंगे जब जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है, वरना आप गूगल से भी हायर कर सकते हैं। अब इंस्पेक्शन टीम क्या करती है, उस फैक्ट्री में जाती है, सामान पैक हुआ होता है, वो 3 से 4 बॉक्सेस रैंडम, उनमें से 300 पीसेस निकलवाती है, ठीक है। यानी 3 से 4 बॉक्सेस ओपन करवा के उनमें से 200-300 पीसेस बाहर निकालती है, और उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करती है। आपका जो क्राइटेरिया आपने दिया हुआ है कि मैंने सप्लायर से ये रिक्वायरमेंट्स डिमांड की थी क्वालिटी पे और लोगो पे रिलेटेड, तो वो उनको बारी बारी चेक करती है, उनके फोटो शूट करती है, उसके मेजर और माइनर्स जो फॉल्ट्स होते हैं वो दिखाती है आपको, ठीक है, उसकी वीडियो बनाती है, वो जिस बड़े कार्टन के अंदर बॉक्स के अंदर पैक हुआ होता है उसके वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ड्यूरेबल है, उसको भी वो चेक करते हैं। किसी किस्म के लोगोस तो नहीं मिसप्रिंट हुए हुए जो आपने छपवाए थे या लगवाए थे अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, वो हर चीज को डिटेल क्रिटिकली इवेलुएट करके, मतलब देखो 3,000 पीसेस में से वो 300 पीसेस को चेक करेंगे, सारी की सारी इन्वेंट्री चेक नहीं करेंगे, लेकिन वो रैंडम उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बॉक्स में से 300 चीजें चेक कर ली, वो डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस में से डिफरेंट डिफरेंट जो है वो यूनिट्स बाहर निकलवा के चेक करते हैं। वो भी रिपोर्ट बना के आपके साथ शेयर कर देते हैं कि जी मेजर डिफॉल्ट्स कोई नहीं है या है, तो वो आप हल निकालें उसका, आप कहें कि जी ये रिमूव कर दें जिसके अंदर मेजर डिफॉल्ट्स हैं, और उसको रिप्लेस कर दें, ठीक है, नए प्रोडक्ट के साथ या नई इन्वेंट्री के साथ, और जो माइनर हैं उसमें आप सप्लायर से कहें कि ये नेक्स्ट टाइम में नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से श्योरिटी करवाने के बाद, रिपोर्ट देखने के बाद आप फिर 70% पेमेंट करते हैं, और आपकी इन्वेंट्री जो है वो चाइना से निकल जाती है यूके या यूएसए जाने के लिए।
अब मुझे बताएं, यहाँ तक जो एक पूरा सिनेरियो था, एक पूरी जो प्रोसेस था, वो आप लोगों को एक्सप्लेन किया है मैंने, वो आप लोगों को क्लियर हो गया? अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि ये कैसे प्रोसेस होता है। लाइक अलीबाबा, यस, इंस्पेक्शन पेड होती है, 100 से $140 तक इसके चार्जेस होते हैं। ऑब्वियसली इन्वेंट्री निकलने से पहले करवानी है तो इन्वेंट्री आपकी चाइना से रेडी होगी ना, तो चाइना में इंस्पेक्शन होगी। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? आगे मूव करें। नहीं, ये वन टाइम पेमेंट है इंस्पेक्शन की। ये आपके पूरा एक, आप जब बजट बनाते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि पीपीसी पे कितना कॉस्ट आएगा, इन्वेंट्री पे कितनी कॉस्ट आएगी, तो वो आप उसके अंदर डालते हैं। आप यूनिट की प्राइस में नहीं डाल सकते। ठीक है, ये आपकी वन टाइम पेमेंट होती है, आपकी यूनिट प्राइस के अंदर ऐड नहीं होती है। चले, अब मैं आपको अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे लेके जा रही हूँ और वहां से आपको चीजें दिखाऊंगी कि बेसिकली हमने क्राइटेरिया जो सप्लायर का है वो कहाँ से देखना है, और प्रोसेस, फ्रेट फॉरवर्डर्स कहाँ से मिलते हैं आपको। इस तरह से आपने alibaba.com जो है वो लिखना है अपने ब्राउजर के ऊपर, और उसको आप साइन अप कर लें अपने जीमेल अकाउंट के साथ। आपके पास इस तरह का इंटरफेस नजर आता है। मुझे बताइएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ जिसके ऊपर अलीबाबा का इंटरफेस नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वुडन हैंगर्स। इसको मैंने सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ रही हूँ, तो मेरे पास नंबर ऑफ लिस्टिंग्स या सप्लायर्स नजर आ रहे हैं जो वुडन हैंगर बेच रहे हैं। यहाँ पे अगर आप टॉप पे देखें तो उनका नाम मेंशन है, यानी जो वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं उसका टाइटल लिखा हुआ है। उससे नीचे उसकी पर यूनिट प्राइसेस लिखी है एक रेंज में, कि ये वुडन हैंगर एक आपको 0.30 से 0.90 कॉस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके नीचे 1000 पीसेस MOQ लिखा हुआ है, यानी अगर आप 1000 यूनिट खरीदना चाहते हैं या उससे ऊपर खरीदना चाहते हैं तो आप इस सप्लायर को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस डिटेल के साथ अगर आप नीचे देखें तो लेफ्ट साइड पे पहला पॉइंट आपका वेरीफाइड का आ रहा है। ठीक है, ब्लू कलर का वी लिखा हुआ है, उसके साथ वेरीफाइड सप्लायर लिखा हुआ है। तो ये आपका क्राइटेरिया का पॉइंट आ गया कि आपका जो सप्लायर है वो वेरीफाइड होना चाहिए। वेरीफाइड के साथ लेफ्ट साइड पे ही, राइट साइड पे सॉरी, 14 ईयर्स मेंशन हुए हुए हैं। इसका मतलब है ये 14 साल से अलीबाबा के ऊपर बैठा हुआ है और काम कर रहा है। तो हमारा जो 2 साल वाला क्राइटेरिया था वो भी पूरा हो गया। इसके साथ ही आपके जेम्स बने हुए हैं 3, ये देखें, ऑरेंज कलर के डायमंड स्टाइल में बने हुए हैं। इसका मतलब है 5 आउट ऑफ 3 इसके पास हैं, तो ये भी हमारा क्राइटेरिया पूरा हो गया कि 3 होने चाहिए आउट ऑफ 5। ये इसके पास रेटिंग्स है, इसके पास जेम्स हैं, जो कि ये क्राइटेरिया भी है। और ये क्या है, CN चाइना का सप्लायर है ये। ठीक है, अगर आप और स्क्रॉल डाउन करते हैं
तो आपको और सप्लायर्स भी नजर आ रहे हैं। उससे नीचे वाला सप्लायर भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि वो वेरीफाइड भी है, 14 साल पुराना भी है, 3 जेम्स उसके पास भी हैं, चाइना से भी है। ठीक है, और उसके बाद हम एक और नीचे देख लेते हैं। इस वाले सप्लायर को हम प्रेफरेंस नहीं देंगे क्योंकि ये वेरीफाइड तो है लेकिन 1 साल पुराना है और अभी तक कोई जेम्स नहीं है इसके पास, तो इसको हम प्रेफरेंस नहीं देंगे। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज आ रही है, ऑलमोस्ट सभी को आ रही है। चले खैर, जिनको नहीं आ रही उनको पता लग जाएगा कि आवाज आ रही है। ठीक है, वो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब ये वेरीफाइड नहीं है, 2 साल पुराना है, 3 जेम्स हैं, वेरीफाइड नहीं है, तो ये भी रिस्की है। तो इस तरह के सप्लायर के साथ हम नहीं जाएंगे। हम कहते हैं जी हमें पहला ही सप्लायर पसंद आया है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। जब आप इसके नाम पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास प्रोफाइल ओपन हो जाएगी इस सप्लायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए राइट साइड पे मिड में आपको एक बॉक्स नजर आएगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है वेरीफाइड सप्लायर। ठीक है, और वहां लिखा हुआ है उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो लेस देन 4 आवर्स है। इसका मतलब है अबव 85%। अभी तक उसकी जितनी डिलीवरीज हुई हैं वो ऑन टाइम हुई हैं। उसकी प्रोफाइल बता रही है कि ये ऑन टाइम डिलीवरीज हुई हैं, रिलायबल है। वो कितना बिजनेस कर चुका है अभी तक, ये आपके सामने आ रहा है। ठीक है, 37 ट्रांजेक्शन है और इतना रेवेन्यू जनरेट कर चुका हुआ है। सर्टिफिकेशंस भी हैं इसके पास और क्वालिटी एश्योरेंस की टीम भी मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब आप क्या करते हैं कि अब हमने अगली चीज देखी थी कि ऐसे सप्लायर को कांटेक्ट कैसे करना है। तो इसी तरह से राइट साइड पे टॉप पे ऑरेंज कलर का आपको कांटेक्ट सप्लायर का बना हुआ बटन नजर आएगा। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें आप लिखेंगे हाय, प्रोफेशनल तरीके से लिखेंगे होप यू डूइंग वेल। I am looking for the product you are selling. My requirements are ठीक है, जो आपने अपने सप्लायर को स्टडी किया था, ठीक है, जो आपने अपने सप्लायर को स्टडी किया था। अच्छा, एक और चीज सप्लायर से याद आ गया, ये पॉइंट आप लोगों ने खास कर नोट करना है। ठीक है, वो पॉइंट ये है कि किसी के नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव रिव्यूज आपके लिए ब्लेसिंग है। आप जो भी प्रोडक्ट्स हंट करते हैं उसको सोर्स करने से पहले उसके नेगेटिव रिव्यूज पढ़ लें कि ओवरऑल मार्केट में बायर उसको किस चीज का कंप्लेन कर रहे हैं। टूट जाती है, स्क्रैच पड़ जाते हैं, खराब हो जाती है, पॉप्ड आउट हो जाता है उसका मटेरियल, अपनी ओरिजिनल शक्ल पर वापस नहीं आता। किसी किस्म के भी मेजोरिटी जो कमेंट्स कर रही है, नेगेटिव रिव्यूज पढ़ रही है, उसको आपने पढ़ लेना है और आपने वो भी इसमें मेंशन करना है कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कंपेटिटर के नेगेटिव रिव्यूज पढ़ें, 1 स्टार वाले।
आप पूरी मार्केट के रैंडम लोगों को उठा के देखिए कि उनको 1 स्टार रिव्यूज अगर आ रहे हैं तो किस बेसिस पे आ रहे हैं, किस पॉइंट्स पे आ रहे हैं, लोगों को क्या कंप्लेन्स आ रही हैं। तो कोशिश करें कि वो कंप्लेन्स भी इसके अंदर ना हो। आप अपनी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट इतनी क्लियरली एक्सप्लेन करें कि इसके अंदर ये मसले नहीं होने चाहिए। अब आप उसको बताएंगे कि आपको 3,000 यूनिट्स चाहिए, ठीक है, आप उसको बताएंगे इसका मटेरियल ये होना चाहिए, इसकी डायमेंशन ये होना चाहिए, इसका वेट ये होना चाहिए, इसका साइज ये होना चाहिए, जो भी आपकी कंपेटिटर की इंफॉर्मेशन थी प्लस उसके इमेजेस थे एक दो अगर आपको मिल रहे हैं कि प्रोडक्ट दिखती कैसे है, आप चाहते क्या है, तो वो भी आप अटैचमेंट्स में यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, अटैचमेंट्स का नीचे बटन लगा होता है साथ में। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको एक बॉटम के अंदर लाइन लिखी हुई नजर आ रही है कि रिकमेंडेड मैचिंग सप्लायर्स इफ दिस सप्लायर डज नॉट कांटेक्ट मी ऑन मैसेज सेंटर विद इन 24 आवर्स। अगर ये सप्लायर आपको 24 घंटों के अंदर रिप्लाई नहीं करता तो जो इससे मिलते जुलते सप्लायर्स हैं वो आपको खुद कांटेक्ट करना है। यानी RFQ होता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, यानी आपको सप्लायर अप्रोच कर लें, आपने सिर्फ एक बंदे को कोटेशन भेजी है और जो अगर उसका रिप्लाई नहीं आया 24 घंटों के अंदर और वो अवेलेबल नहीं है तो और बहुत से सप्लायर्स आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको कोटेशन दे सकते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि अब उनकी प्रोफाइल कितनी पुरानी है, वो वेरीफाइड है नहीं है, उनका जो क्राइटेरिया था उसको आपको 1 बाय 1 चेक करना पड़ता है और फिर उससे बातचीत शुरू करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन करना चाहते हैं बाकी सप्लायर्स को भी तो आप इसको चेक कर लें, अदरवाइज आप इसको अनचेक कर लें। ठीक है, तो फिर अनचेक करेंगे तो सिर्फ इस पर्टिकुलर सप्लायर को आपकी कोटेशन जाएगी और सप्लायर आपको राब्ता नहीं करेगा। इस तरह से आपने सेंड इंक्वायरी पे क्लिक कर दिया। सेंड इंक्वायरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको मैसेजेस की ऑप्शन नजर आ रही होती है। अलीबाबा के प्लेटफॉर्म के ऊपर राइट साइड पे मिड के बटन में आपको मैसेज का एक डायलॉग बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा होता है। उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके आसपास जितने भी सप्लायर्स ने आपको रिप्लाई किया होता है वो नजर आ रहे होते हैं, आप उन पर क्लिक करके उनसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बातचीत करने का तरीका है। ओके, अब आपने नेक्स्ट अगर देखना है कि ये सप्लायर और कौन कौन सी चीजें बेच रहा है तो राइट साइड पे जहां वेरीफाइड सप्लायर लिखा हुआ था उसके बिल्कुल नीचे उस सप्लायर की कंपनी का नाम लिखा हुआ है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। वहां से जाके वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बेच रहा है आपको आइडिया हो जाएगा। 2022 की नई प्रोडक्ट्स, ठीक है, वुडन हैंगर्स, मेटल हैंगर्स, फ्लॉग, वेलवेट हैंगर्स, प्लास्टिक हैंगर्स, इको फ्रेंडली हैंगर्स, फैब्रिक एंड सैटिन हैंगर्स, किड्स एंड बेबी हैंगर्स। मतलब वो हैंगर्स के अंदर ही सर्टिफाइड है और मतलब वो सारी प्रोडक्शन उसी के अंदर कर रहा है। तो यहाँ से जाके आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का आइडिया भी मिल जाता है और इन प्रोडक्ट्स के अंदर आपको काफी वेरिएशन मिल जाती है। तो यहाँ से आप सप्लायर को बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं, सप्लायर कहाँ पे है, पोर्ट के कितने करीब है, इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको सप्लायर की प्रोफाइल के ऊपर से मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैसेजेस शो अच्छा, अब एक तरीका ये देख लें कि ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। ऑर्डर प्लेस करने का ना बहुत आसान तरीका है। आपके साथ जो भी पर्सन मैसेजेस पे आ गया है, ठीक है, और आप उसके साथ सेटिस्फाई हैं, काम करना चाह रहे हैं, आप उस सप्लायर से कहते हैं कि मुझे इधर ही अलीबाबा के ऊपर पेमेंट का लिंक भेज दो। ठीक है, वो आपको मैसेज में पेमेंट का लिंक भेज देता है, वो आप ओपन करते हैं तो पेमेंट के ऊपर आपको ले जाता है, आप कार्ड एंटर करते हैं, कार्ड एंटर करने के बाद पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट आपकी जैसे ही होती है 30%, तो आपका ऑर्डर खुद ही स्टार्ट हो जाता है वहां पे। ठीक है, स्टार्ट ऑर्डर की ऑप्शन अब आजकल यहाँ नहीं आती है। जब भी हम किसी सप्लायर को देखते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट ऑर्डर की ऑप्शन नहीं आती है। हाँ, कॉन्टेक्ट सप्लायर करके आप उससे बातचीत करें और आप उससे कोटेशंस मंगवा लें, जो फाइनल हुआ है उसी से ही आप कहें कि भाई मुझे मैसेज के अंदर अलीबाबा के ऊपर वो भेज दो, इनवॉइस भेज दो और साथ में पेमेंट गेटवे भेज दो।
अब सही है आवाज? जी मुझे बता दें कि अब आवाज ठीक आ रही है, स्टिल लैग आ रहा है इसके अंदर? थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, पर पॉइंट्स इतनी दफा रिपीट होते हैं कि आप लोग उसको कैच कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने सप्लायर से कहेंगे कि आपको मैसेज बॉक्स के अंदर इनवॉइस भेज दे। इनवॉइस के साथ आपको वो पेमेंट का भी तरीका कह देता है कि यहाँ पे आप क्लिक करें, अपने पैसे पे करें, कार्ड एंटर करें, तो वो एक आपको लिंक्ड गेटवे के थ्रू पेमेंट कर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। स्टार्ट ऑर्डर की ऑप्शन अभी यहाँ से नहीं आ रही होती है, क्योंकि स्टार्ट ऑर्डर आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपकी उसके साथ बात होके डी लॉक नहीं हो जाती, एग्रीमेंट साइन नहीं हो जाता, तब तक आप उसके साथ ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते या पेमेंट नहीं करवा सकते। पेमेंट आपका क्लाइंट करे तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर क्लाइंट कह रहे कि मैं आपको कार्ड डिटेल्स शेयर कर देता हूँ, आप कर दें, तो ऐसा भी होता है, लेकिन ज्यादा अच्छी बात है कि अगर आपका क्लाइंट खुद पेमेंट करे अलीबाबा के ऊपर। ये तरीकेकार मैंने भी आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि अमेजोन की लॉजिस्टिक क्या होती है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ना आप लोगों में से किसी ने चाइनीज वेबसाइट का भी पूछा था 1688, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वो ज्यादातर चाइनीज में है, मेरे मुझे उसका इतना वो 1688.com, इतना मुझे उसका वो इंटरफेस भी पसंद नहीं आया, और मुझे इसकी खास आ, मैं पसंद नहीं करती इसको। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं यहाँ से देखना, तो सारा आपका जो प्रोसेस है वो अलीबाबा की जैसा ही होता है इसका भी। या आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, यहाँ से आके आप अगर किसी किस्म की कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो वो देख लें, सर्च पे आके लिख लें वुडन हैंगर्स और उसको सर्च कर लें। इसको फिर इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर लें। अब आपको यहाँ पे डिफरेंट वुडन हैंगर्स नजर आ रहे हैं। चाइनीज करेंसी में आपको प्राइस नजर आ रही है, यूएसए इधर अलीबाबा के ऊपर आपको यूएसडी के अंदर नजर आ रही होती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डिफरेंट सप्लायर्स नजर आ गए हैं, उनकी प्रोफाइल भी इसी तरह से बनी हुई है। इसको आप जैसे ये देखिए 9 years ओल्ड है, कहाँ पे है, किस सिटी में है, कितना पुराना है, वेरीफाइड है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको इसी तरह से यहाँ पे नजर आ रही हैं। आपने इसी तरह से 10 को शॉर्टलिस्ट करना है, 10 को निकालना है, 3 को शॉर्टलिस्ट करना है, 2 से सप्लायर से जो है सैंपल्स मंगवाने हैं, और वही सारा क्राइटेरिया यूज करना है जो आपने अलीबाबा के ऊपर यूज किया। अब जी अमेजोन लॉजिस्टिक क्या होती है, ये क्यों जरूरी है? अमेजोन बेसिकली, इस अमेजोन लॉजिस्टिक का ताल्लुक अब क्यों आता है? अब आपने यहाँ पे ज्यूम करना है कि एक जो विनिंग प्रोडक्ट आपने निकाली थी, उसका पेटेंट चेक करवाया था, चाइनीज सप्लायर ढूंढे आपने, कंपेटिटर का सैंपल मंगवा लिया आपने, सैंपल इवेल्युएट करने के बाद आपने एक सप्लायर जो आपको पसंद आया रेट के अंदर भी, और उसका रिस्पॉन्स रेट भी अच्छा था, और वो अच्छा सप्लायर लग रहा था, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी थी, उसके साथ एग्रीमेंट साइन करके आपने 30% पेमेंट कर दी। अब आपने इंस्पेक्शन बीच में करवानी है, वो कह रहा है कि 1 हफ्ता या 2 हफ्ता लगेंगे सामान रेडी होने में, तो आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंस्पेक्शन करवा लें। जैसे ही सामान प्रिपेयर होता है वो आपको इन्फॉर्म कर देता है, आप इंस्पेक्शन करवाते हैं, इंस्पेक्शन की टीम आपको ओके की रिपोर्ट दे देती है। अब आपने 70% पेमेंट कर दी है। पेमेंट करने के बाद आपकी इन्वेंट्री बाय शिप निकल गई है यूएसए के लिए या यूके के लिए। अब आगे जाके क्या होगा कि आपकी इन्वेंट्री आपके वेयर हाउस में जाती है। ठीक है,
वेयर हाउस में क्यों जाती है, इसका एक ताल्लुक है, इसके पीछे एक साइंस है, इसके पीछे एक लॉजिक है, वो मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन बस आप यहाँ समझ लें कि आपने डायरेक्ट इन्वेंट्री अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर में नहीं भेजनी, आपने वहां पे एक गोदाम, वेयर हाउस या प्राइवेटली या 3PL यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक हायर कर लिया, जहां आप वक्ती तौर पे अपना सामान रखवाएंगे। अब जहां आपने अपना सामान जो है वो अनलोड करवाया है या रखवाया है, वहां से अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर पे कैसे भेजना है, वहां अमेजोन की लॉजिस्टिक आ जाती है। अमेजोन जिस भी बिजनेस में पैसा देखता है उसके साथ पार्टनरशिप कर देता है। अब लॉजिस्टिक का आपको पता है क्या होती है, जैसे हमारे यहाँ पे लेपर्ड है, चीता है, फेडेक्स है, DHL है, इस तरह से बहुत से यूपीएस सर्विसेज हैं, यानी यूपीएस सर्विसेज हैं, यूएसपीएस सर्विसेज हैं, फेडेक्स है, बहुत से सर्विसेज हैं यानी जो पार्सल डिलीवर करते हैं। Amazon ने उसमें से यूपीएस के साथ जो है वो पार्टनरशिप की हुई है। वो कहता है कि मेरे जितने ऑर्डर्स आएंगे आप जाके उसको रिसीव करेंगे, लोड करेंगे, आके मेरे वेयर हाउस में अनलोड करेंगे, हम इसमें पैसा शेयर कर लेते हैं। ठीक है, यानी हम Amazon की सर्विसेज ले रहे हैं लॉजिस्टिक की, कि वो अपना यूपीएस वाला बंदा भेजे, वो हमारे वेयर हाउस में आए, हमारे जितने बॉक्सेस जाने हैं उनको अपने ट्रक पे लोड करे, वहां से ट्रक को भेजते Amazon के फुलफिलमेंट सेंटर पे, वहां जाके अनलोड करे, तो हमारा सामान हमारे वेयर हाउस से Amazon के वेयर हाउस उठवाने में या भिजवाने में Amazon लॉजिस्टिक शामिल होती है। मुझे बताइएगा ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? अब हम वेयर हाउस क्यों लेते हैं, इसकी एक साइंस है, वो मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगी जब हम IPI को स्टडी करेंगे। Amazon लॉजिस्टिक का क्या रोल है, ये पॉइंट क्लियर हुआ है आप लोगों को? Amazon की पार्टनरशिप है ना यूपीएस वालों के साथ, एक कोरियर सर्विस है पार्सल जो डिलीवर करती है, Amazon ने उनके साथ पार्टनरशिप की हुई है कि आप हमारे साथ मिलकर काम करो, हम आपको बिजनेस दे रहे हैं, उसके अंदर से हमारा परसेंटेज होगा। ठीक है, वो एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, Amazon एक यूपीएस की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उनके साथ मिलकर पार्टनरशिप करके, ये होता है नुमान। ओके, सबको अब क्लियर है इसका पॉइंट? अच्छा, अब ये पॉइंट जो है ना लॉजिस्टिक का, Amazon लॉजिस्टिक का, आपको अगले लेक्चर जो कि शिपिंग प्लान पे होगा जब कभी, तो वो उसमें आपको पॉइंट ज्यादा अच्छे से क्लियर आ जाएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अलीबाबा के ऑर्डर कैसे प्लेस करें। अच्छा, अब आ जाए उस पॉइंट के ऊपर कि आपने शिपमेंट प्लान क्रिएट किया और Amazon को एक पैगाम भेजा कि भाई मैं अब विलिंग हूँ अपनी इन्वेंट्री आपके वेयर हाउस भेजने में, आके मेरी इन्वेंट्री पिक कर लें, अपने वेयर हाउस ले जाएं, और मेरी इन्वेंट्री अब आपने लाइव करनी है या मेरी लिस्टिंग अब आपने लाइव करनी है। अब इसके अंदर आ जाता है एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं इन्वेंट्री प्लानिंग। एक VA के तौर पे, एक वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे आपका काम है इन्वेंट्री को प्रॉपरली प्लान करना। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि चाइना से इन्वेंट्री तैयार होके निकलने में और आपके वेयर हाउस तक पहुंचने में 3 महीने लग जाते हैं।
2 महीने बाय शिप सी के अंदर लग जाते हैं और 1 महीना उसकी प्रोडक्शन के अंदर लग जाता है। आपने जो पहला ऑर्डर इन्वेंट्री का प्लेस करना होता है उसमें आप 3 महीने की इन्वेंट्री मंगवाते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि चूंकि 3 माह लगते हैं इन्वेंट्री को वहां पहुंचने में, तो आपके पास 3 माह की इन्वेंट्री ऑलरेडी होगी, तो अगले 3 माह में आपकी दूसरी इन्वेंट्री आप तक पहुंचेगी। ठीक है, इस लिहाज से आप आउट ऑफ स्टॉक ना हो, वरना चाइना से आने में 3 माह और लग जाएंगे। तो आपने इतनी इनफ इन्वेंट्री भेजनी है कि आप 3 माह तक के लिए स्टॉक हो आपके पास, आप उसमें आउट ऑफ स्टॉक ना हो। नंबर 1। नंबर 2, अब आपने अमेज़न के वेयर हाउस के अंदर, जो हम यहाँ पे ज्यूम कर लेते हैं कि आपने एस्टिमेट किया कि 3000 यूनिट आपके चाहिए 3 महीने के लिए, यानी 1 महीने में आपके 1000 यूनिट बिक जाते हैं या बिक जाएंगे। अब आपने 3000 यूनिट मंगवा ली अपने वेयर हाउस के अंदर, उसमें से आप पहली दफा में अमेज़न पे 500 या 600 जो यूनिट्स हैं वो भेज दी। अब 500-600 यूनिट्स जो आप भेज रहे हैं उसका प्रोसेस क्या है? आपने शिपमेंट प्लान क्रिएट किया जो आपको सिखाया जाएगा आगे जाके अगली क्लास के अंदर। ठीक है, उसमें आपने कहा कि ये मेरे 500 यूनिट्स जो है ना वो 10 डब्बों में आते हैं और 10 डब्बे मैंने अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर पे भेजने हैं। अब अमेज़न ने यूपीएस वालों को आपके पास भेजा, उन्होंने वो 10 डब्बे उठाए, लोड किए और अनलोड कर दिए अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर में। अब अमेज़न का प्रोसेस स्टार्ट हो गया जिसमें 7 से 10 दिन लगते हैं। अमेज़न क्या करेगा, 1 बाय 1 आपके जो 500 यूनिट्स हैं उनको चेक करना शुरू करेगा। जो यूनिट्स ओके होंगे उनको जो है वो अवेलेबल में या रिजर्व में डालता जाएगा। जो यूनिट्स आपके डैमेज थे या बेचने के काबिल नहीं है, जाहिर इन्वेंट्री आई है, हो सकता है उसमें से कुछ एक आधा डैमेज पीस निकल आया हो, तो वो आपकी किस में डाल देगा, अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री के अंदर, कि ये बेचने वाला नहीं है। अगर 500 में से शायद 2 या 3 आपके डैमेज निकल आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है इसमें क्या है कि वो रिजर्व में जाएंगे और कुछ अनफुलफिलेबल में चले जाएंगे जो खराब हो गए। अब जो रिजर्व वाले होंगे ना वो आहिस्ता आहिस्ता अवेलेबल में जाते जाएंगे कि अब आपकी इन्वेंट्री अवेलेबल है सेल के लिए, आप बेच सकते हैं। और जब आपने प्रोसेस स्टार्ट किया था ना, एक शिपमेंट प्लान बनाया था 500 यूनिट भेजने का, उसको कहते हैं इनबाउंड। इनबाउंड का मतलब है इन ट्रांजिट। आपने शिपमेंट प्लान बनाया 500 बॉक्सेस भेजने का, वो जब आपने क्रिएट किया ना तो आपका इन्वेंट्री का स्टेटस क्या होगा, इनबाउंड, के 500 यूनिट्स अगले 7 से 10 दिन के अंदर अमेज़न पे लाइव हो जाएंगे। तो वो जब आपने शिपमेंट क्रिएट की तो सबसे पहला स्टेटस आया आपका इनबाउंड का। इनबाउंड के बाद यूपीएस वाले गए, उन्होंने पिक किया, अनलोड किया अमेज़न पे, अमेज़न ने उसको चेक करना शुरू किया, जो ठीक यूनिट्स थे बेचने के काबिल थे उनको रिजर्व में डाल दिया और जो डैमेज थे उनको अनफुलफिलेबल में डाल दिया। अब जो रिजर्व वाले हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके लाइव कर देगा, अवेलेबल कर देगा। तो अब आपकी जितनी भी इन्वेंट्री आ रही होगी, लाइक 500 में से 250 यूनिट्स को कह रहे हैं अवेलेबल है सेल के लिए, तो अब आप पीपीसी ऑन करेंगे, लाइक एडवर्टीजमेंट चला के अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो ये एक इन्वेंट्री प्लानिंग होती है। आपने एज अ वीए क्या करना होता है कि तो आपका जो चाइना से आया हुआ स्टॉक है वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो, और दूसरा आपके ये जो 500 यूनिट्स गए हुए थे ये बिकने से पहले पहले आप नए यूनिट्स भेजते हैं उसके पास, क्योंकि इसके अंदर भी 7 से 10 दिन लगते हैं, तो कहीं आप आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। तो इस तरह से एज अ वीए आपको इन्वेंट्री प्लानिंग करनी पड़ती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ है आप लोगों को इन्वेंट्री का? उमर सलीम, अगर आपको लेक्चर बोरिंग लग रहा है तो आप क्लास छोड़ सकते हैं, आप चले जाए, आपको जबरदस्ती तो किसी ने नहीं बिठाया क्लास में, यू कैन गो। बाकी लोगों की कंसंट्रेशन और फोकस मत खराब कीजिए प्लीज। अगर आपसे खुद नहीं जाया जाता तो मैं टीम से कह देती हूँ कि आपको रिमूव कर दें यहाँ से। डिपेंड कर रहा है हसनैन, मैंने ये एक एग्जांपल ली है, जरूरी नहीं है कि मैंने कहा है कि 500 यूनिट्स यहाँ पे जो है तो आप कहेंगे नहीं जी नहीं मैम ने कहा था
आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर 500 यूनिट एक माह में सेल हो रहे हैं कंपेटिटर्स के भी ऑन एवरेज, तो आप 500 भिजवा दें, नहीं तो आप 1000 यूनिट्स भिजवा दें। आगे जो मैं पॉइंट क्लियर करने लगी हूँ उससे आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा कि मैं ये बात क्यों कर रही हूँ कि आप थोड़े यूनिट्स भिजवा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मुझे एक टाइम दीजिएगा थोड़ा सा। ओके, अब हम देख लेते हैं इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स को, आईपीआई। आईपीआई क्या होती है? नुमान, इसका भी पॉइंट, ये जो आपका सवाल है ना, सो वी हैव टू पे Amazon वेयर हाउस एंड एफपीए एज वेल, यस वी हैव टू पे, लेकिन ये हमें फ्यूचर में बहुत सी परेशानियों से बचा देता है, ठीक है। अब इसका जवाब मैं आपको देने जा रही हूँ। ये आईपीआई आपको बहुत से पॉइंट्स क्लियर कर देगा कि हम क्यों कहते हैं कि हमें प्राइवेट वेयर हाउस के अंदर इन्वेंट्री रखनी है। जी बिल्कुल हसनैन, ऐसा ही है कि जो आपकी टेम्परेरी वेयर हाउस है उसके अंदर आप बाकी रखते हैं। आपने लारेब, आपने देखना होता है कंपेटिटर रिसर्च, कितने यूनिट्स ऑर्डर करने हैं, कितने 3 माह की इन्वेंट्री बनेगी, ये एज अ ये आपका काम होता है। क्लाइंट क्यों आपको बताएगा? आपने उसको एक पूरा प्लान बना के देना होता है कि इतने यूनिट्स बाय करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। Amazon इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो क्या होता है? आप Amazon पे जब कोई इन्वेंट्री भेजते हैं तो पहले 3 माह तो वो आपको कुछ भी नहीं कहता। वो कहता है कि ठीक है जी, आप इन्वेंट्री भेज दें, आप सारी की सारी 3000 पीसेस से भेज दें, नो इशू। यहाँ पर आपने क्या किया, एक गलती कर दी कि आपने प्राइवेट वेयर हाउस नहीं किया था बुक, और आपने डायरेक्टली चाइना से इन्वेंट्री भेज दी 3000 यूनिट्स अमेजोन के वेयर हाउस में। पहले 3 महीने अमेजोन ने आपको कुछ नहीं कहा क्योंकि वो आपसे स्टोरेज कॉस्ट भी चार्ज करता है। आपने जितने बॉक्सेस भेजे हैं या जितने भी यूनिट्स आपके हैं उसकी वो पर यूनिट स्टोरेज कॉस्ट भी चार्ज कर रहा होता है आपसे, ठीक है। अभी जब हम प्रॉफिट कैलकुलेशन कल के दिन में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अमेजोन कौन कौन सी फीसेस डिडक्ट करता है और आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो अमेजोन आपसे हर महीने हर यूनिट जो आपने वहां रखा होता है उसकी कॉस्ट चार्ज कर रहा होता है। वो एक यूनिट पे 0.20 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। वो प्रोडक्ट की डायमेंशन और वेट पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो आपसे स्टोरेज कॉस्ट कितनी चार्ज करता है। Amazon ने आपको एक इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स असाइन करता है, 0 से 1000 तक की उसकी रेंज होती है, ठीक है। वो कहता है कि अगर आपकी जो सेल वेलोसिटी है, अगर आपकी जो सेल वेलोसिटी है वो अच्छी है और आप महीने के अच्छे यूनिट्स बेच रहे हैं तो आपका आईपीआई स्कोर जो है वो 450 से ऊपर होता है, जो कि शो करता है कि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है। आपने जितने, आप बार बार स्टॉक भेज रहे हैं, बार बार आपका स्टॉक खत्म हो रहा है, आप फिर भेज रहे हैं, फिर खत्म हो रहा है, बड़ी अच्छी सेल चल रही है, तो वो आपको 450 या उससे ऊपर नंबर असाइन कर देता है कि आपकी अच्छी है सेल, वेलोसिटी भी बहुत अच्छी है, आप बार बार यूनिट्स, आपके जो यूनिट्स हैं वो जल्द से जल्द बिक भी रहे हैं और अच्छी चल रही है, आपका ना सारा अकाउंट अच्छा चल रहा है। तो आईपीआई स्कोर अगर आपका 450 से ऊपर है तो गुड परफॉर्मेंस है, 500 से ऊपर है तो कमाल की परफॉर्मेंस है आपकी। लेकिन अगर आपका आईपीआई स्कोर 350 से कम है तो वो ये कहेगा कि सर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू होल्डिंग योर यूनिट्स, आपने जो मुझे पे कर रहे हो स्टोरेज कॉस्ट वो कम है और आप ज्यादा देर मेरा जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो अब आपको वो पिनलाइज करना शुरू कर देता है, आपसे ज्यादा स्टोरेज कॉस्ट चार्ज करने लग जाता है अगर आपका आईपीआई स्कोर बुरा है, 350 से कम है। अब होगा ये
कि वो आपसे पहले महीने थोड़ा ज्यादा चार्ज करेगा, उससे अगले महीने उससे ज्यादा चार्ज करेगा, उससे अगले महीने उससे ज्यादा चार्ज करेगा, अगर आपकी इन्वेंट्री स्लो बिक रही है, बहुत कम कम यूनिट्स जा रहे हैं। वो कहेगा भाई या तो इसको रिमूव कर दो या इस पे सेल लगा दो, कोई हरकत में बरकत लेके आओ ताकि आपकी जल्दी जल्दी इन्वेंट्री बिके, तो आप मेरा स्पेस जो है वो इतना कंज्यूम ना करो। ठीक है, तो वो उसके लिए आपको मजबूर कर देगा या तो प्राइस कम पे बेचना शुरू कर दो या वापस उठवा लो अपनी इन्वेंट्री। देखिए बिजनेस है, रिस्क है, आपने सोचा कुछ और था लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं लगी, आपकी प्रोडक्ट बहुत स्लो बिक रही है, तो अब आप क्या करेंगे? आपने जो 3-4 हजार यूनिट्स वहां रखे हुए हैं, एक तो उसके ऊपर स्टोरेज कॉस्ट बढ़ गई, दूसरा अगर आप उसको वापस कहीं मंगवाना चाहते हैं वेयर हाउस में, तो अमेजोन हर यूनिट को रिमूव करने के भी चार्जेस लेता है, $2। ठीक है, अब आप सोच लें कि 3,000 आपकी यूनिट्स वहां पड़े हुए हैं, 3,000 को आप मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो 6,000 आपने अगर रिमूव करने हैं तो 6,000 आप वो अलग करेंगे, और वो जो आपको स्टोरेज कॉस्ट पड़ी थी वो आप अलग पे कर रहे होंगे। तो यहाँ आपके लिए मुश्किल हो जाएगा सांस लेना, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इन्वेंट्री रिमूव करना। तो बेहतर तरीका ये है कि जो प्राइवेट वेयर हाउस वाले होते हैं वो आपको ये सजाएं नहीं देते कि अगर आपकी स्लो इन्वेंट्री बिकेगी तो हम आपसे ज्यादा चार्ज करेंगे। उनके साथ आपकी एक फिक्स टर्म तय होती है, बल्कि होता ये है कि जितने जितने बॉक्सेस आप अमेजोन भेजते जाते हैं, आपके पास पीछे वेयर हाउस में कम बॉक्सेस होते हैं, वहां आपका कम बिल बनता है। ठीक है, तो आपका बिल डिवाइड हो रहा होता है इन दोनों जगहों के ऊपर। तो ये आपके लिए सिक्योर वे है कि एक प्राइवेट वेयर हाउस हायर करें, वहां से कम कम यूनिट्स वहां भेजें अमेजोन पे, ताकि अमेजोन आपको पनिशमेंट ना करे। आपने अगर रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करना है तो आपको ज्यादा पैसे ना देने पड़े। अगर आपका कारोबार बंद हो गया है, नहीं चल रहा, आपने इन्वेंट्री बेचनी है, लिक्विडेट करनी है, तो आप इन्वेंट्री बाहर निकालेंगे तो बेचेंगे ना, या आपने किसी और को बेचनी है तो आप ये तो नहीं कहेंगे भाई अमेजोन से उठवा लो। वो कहेगा भाई बिल आप क्लियर करो, मैं क्यों करूँ ये वाला बिल क्लियर, मुझे तो आप इन्वेंट्री बेच रहे हो, मेरे वेयर हाउस भिजवा दो या मेरे जो है वो घर पे भिजवा दो। तो ये प्रॉब्लम होती है कि हम जो है वो प्राइवेट वेयर हाउस वालों को प्रेफर करते हैं कि हम अपनी पहले इन्वेंट्री वहां रखें और थोड़े थोड़े यूनिट्स जो है वो अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर पे भेजें। तो इस वजह से आपको जो है वो कॉस्ट बेशक बढ़ रही होती है 2 जगह पे, लेकिन वो साथ साथ बराबर हो रही होती है। जैसे जैसे आपके बॉक्सेस अमेजोन जा रहे हैं, अब वेयर हाउस वाले उन बॉक्सेस का चार्ज नहीं करेंगे जो आपने भेज दिए, जो पड़े हुए हैं उनका चार्ज करेंगे, और अमेजोन आपसे सिर्फ उन यूनिट्स का चार्ज करेगा जो आपने वहां रखवाए हैं। तो ये कॉस्ट तो आपको डबल डबल बियर करनी पड़ रही है, लेकिन ये बाकी बहुत से मसलों से आपको निजात दे रही है। तो मुझे ये बताएं कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया? प्राइवेट वेयर हाउस आपको गूगल से मिलेंगे लारे, गूगल पे लिखे प्राइवेट वेयर हाउसेस इन अमेजोन, सॉरी इन यूके और यूएसए, आपको वहां पे बहुत से जो है वो प्राइवेट वेयर हाउसेस मिल जाते हैं। उनके ऊपर भी यही होता है कि 2 साल पुराने होने चाहिए, लॉन्ग टर्म चले आपके साथ, बातचीत करके काफी हद तक अंदाजा हो जाता है, और वो आपको कम कॉस्ट करते हैं। अच्छा, ये हमारा जो सोर्सिंग का टॉपिक है ना वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन उसके अंदर एक पॉइंट है हमारा अभी, वो मैं आप लोगों को कल एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि अगर अभी किया तो शायद आप लोग उसको डाइजेस्ट ना कर सके कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। कल हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो प्रॉफिट कैलकुलेशन पे होगा, और उसके बाद हम अगला जो टॉपिक है वो आईडी क्रिएशन पढ़ेंगे। अब मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों के अगर किसी किस्म के सवालात हैं और आप वॉइस में लेना चाह रहे हैं तो अपने अपने हैंड रेस कर ले, मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ। हमारे पास 15 मिनट है, हम उसके अंदर क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं, पर्टिकुलरली आज के टॉपिक से रिलेटेड। जी काजी साहब, आप बहुत अरसे से बहुत बार हाथ जो है वो उठा रहे थे, सवाल पूछना चाह रहे थे, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थोड़ा सा ऊंची बोलिए प्लीज, एक्चुअली हर बार आवाज जब नहीं आ रही। आप किसी एक टॉपिक के बाद पूछती हैं कि कोई सवाल है, तो मैं जब सवाल लिखता हूँ तो मेरी टाइपिंग स्पीड स्लो है, इतनी देर में बात बहुत पीछे रह जाती है, इसलिए आप मैं ऐसा हैंड करें, रेस कर हाँ इस, सवाल नोट पैड पे लिख लिया करें। वो इसलिए मैं हैंड रेस करता हूँ, तो वो भी आप कहती हैं बाद में कर लेना, तो इसलिए फिर मैं काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन बहरहाल कुछ एक ज़रूरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप पहली बात तो ये
जी। कि काफी सारे सवाल है ना, आप मुझसे पूछें, मैं आपको यहाँ आंसर करने के लिए बैठी। अच्छा, पहला सवाल तो ये है कि जो डीडीपी और एफओबी का मुझे फर्क समझ नहीं आया कि बेसिकली इन दोनों में फर्क क्या है। अच्छा, डीडीपी जो होती है वो फाइनल डेस्टिनेशन यानी यूके में भेजने की प्राइस है, जी। ठीक है, यूके या यूएसए। और एफओबी जो है वो चाइना के बॉर्डर तक जाने की प्राइस है, आगे से बॉर्डर से आपने खुद उठवाना है अच्छा, फ्रेट फॉरवर्डर के थ्रू और ठीक। यूके या यूएसए लेके जाना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने उसमें बताया था कि जब आप किसी जो ऑर्डर सप्लाई करते हैं और उसको कहते हैं कि जी मैं मुझे इनवॉइस भेज दें और लिंक भेज दें, तो वो जब गेटवे लिंक भेजता है तो वो लिंक वो कैसा लिंक होता है? क्या वो पेपाल के थ्रू मांगता है पैसे या कोई अपने डायरेक्ट मांगता है? उसका क्या तरीका होता है? इसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि ट्रेड एश्योरेंस और पेपॉल दोनों तरीके हैं, आप उसके थ्रू पे करें, हाँ, ठीक है। लेकिन वो तो वो नहीं, मेरा मतलब ये जब आप उसको कहते हैं कि वो लिंक भेजें, तो वो लिंक जो भेजता है तो वो मतलब। वो अली बाबा के प्लेटफॉर्म का लिंक भेजता है कि यहाँ आपने पेमेंट करनी है, अच्छा, आप आगे जब पेमेंट आप उस कैसे भी कर पेमेंट, सकते हैं? हाँ, कैसे कर सकते हैं, उसके आगे ऑप्शंस आ रही होती हैं, कार्ड है, डेबिट कार्ड है, पेपॉल है, वाइज अकाउंट है, ओ किसके थ्रू पे अच्छा। करना चाह रहे हैं, तो वो आप उसको ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ऑनलाइन जैसे हम कोई भी चीज खरीदते हैं, आगे पेमेंट गेटवे अटैच हुए होते हैं ना, जी तो जी जी वो जी। उस पे होते हैं। ठीक है। और ट्रेड इंश्योरेंस का मैं आप लोगों को एक और बता दूं कि इस अ- समटाइम्स 3 to 4% होती है, समटाइम्स इससे ज्यादा भी हो जाती है, डिपेंड करता है, क्योंकि वो आपसे भी फीस ले रहा होता है अली बाबा, क्योंकि वो गारंटी दे रहा है ना आपको, एक गारंटर बन जी रहा जी। है, तो वो सही। आपसे भी चार्ज कर रहा होता है और सप्लायर से भी चार्ज कर रहा होता है। टोटल ठीक है। इन्वेंट्री की जितनी प्राइस बनी है उसका 3 to 4% अली बाबा की फीस होती है ट्रेड इंश्योरेंस की। ठीक। और कोई सवाल है तो पूछ लें। बस वो बाकी बीच में समझ आ गए, साथ साथ जो आप बताते हैं तो बीच में क्लियर होती है। शुक्रिया जी। श्योर, थैंक यू। जी मोहसिन, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि ये alibaba.com जो है ना, तो इसमें सारे सप्लायर्स चाइनीज होते हैं। अगर हम यूके बेस मतलब यूके में प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, अगर सोर्स यूके में हो जाए तो उसमें उसका क्या तरीका है? कोई मेथड वगैरह उसका स्पेसिफिक कोई प्रोसेस है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा जो एक मॉडल है वो है बुलेट लॉन्च। उसमें ये होता है कि आप ना जहाँ पे भी बेचना चाह रहे हैं यूके या यूएसए, वहीं से लोकली सोर्स करें, ठीक है, यानी यूके और यूएसए से ही बाय करें। तो यूएसए के लिए थॉमस नेट एक वेबसाइट है, वहां से आपको सप्लायर मिल जाते हैं। यूके के लिए आप लिखे होलसेल सप्लायर इन यूके, जिस भी कैटेगरी और नीश में देख रहे हैं, आपको गूगल बहुत से सप्लायर्स का पता दे देती है। फिर आपने उनके साथ ईमेल पे बात करनी होती है, उनसे उनके कैटलॉग्स मंगवाने होते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट बतानी होती है, आप वहां से भी सोर्स कर सकते हैं। ये सारी आपकी अपनी वर्किंग होती है कि आपने कहाँ से अच्छा सप्लायर ढूंढना है। ओके मैम, थैंक यू। मेरा दूसरा सवाल मैम ये है कि आपने ये इन्वेंट्री प्लानिंग की बात की, तो जब हम अमेजोन पे आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो उस उधर तो प्रोडक्ट्स हम वेयर हाउस से मंगवाते हैं ना, फिर अमेजोन पे वो चाहे 300 हो 500 हो कुछ भी हो। लेकिन अगर वेयर हाउस में मतलब हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक हम चल रहे हैं, तो फिर हम दोबारा चाइना से मंगवाएंगे, 3 महीने लगे वो उसमें, मतलब इसीलिए वो तो सारा। मैंने कहा है मेरे भाई कि आपको आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना, आपने पीछे वेयर हाउस में कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसका भी ख्याल रखना है, अमेजोन में कितनी पड़ी हुई है उसका भी ख्याल रखना है। आपको पता है कि आपकी इन्वेंट्री अच्छी बिक रही है तो आप साथ ही ऑर्डर प्लेस कर दें चाइना से, ताकि अगले 3 महीने के अंदर अंदर वो आपके पास पहुंच जाए, तो आप आउट ऑफ स्टॉक ना हो। यही तो एक बीए का काम है, इन्वेंट्री प्लानिंग। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी, मुनीर अहमद, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम? ठीक है जी शुक्र अल्लाह। मैम। मेरा सवाल ये है कि मसलन हम सोर्सिंग करते हैं थ्रू अली बाबा, तो जो पेमेंट आपने बताई थी कि पहले आपने 30% देनी है, तो जब फाइनल हो जाएगा सब कुछ तो उसके बाद 70% बाकी के भी अदा करने हैं, तो ये जो पेमेंट हमारी होती है
इसका बीच में कोई जामिन भी होता है, कोई गारंटर होता है इसका, आप अली बाबा सप्लायर के और सोर्सिंग? है तो अली बाबा इसका जामिन है। यानी इसमें कोई किसी किस्म की गड़बड़ होने का खदशा नहीं? नहीं होता। ओके मैम, थैंक्स। जी मलिक वकार, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम मैम, मैं ये पूछ रहा था जो ये इंस्पेक्शन के जो चार्जेस होते हैं, ये जो एक्चुअल जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसमें ऐड होते हैं? मैंने ये साथ ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था जब आपने इन रिटर्न में सवाल पूछा था, तो मैंने कहा था कि ये आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। प्रोडक्ट की कॉस्ट में सिर्फ आपके वो अखराजात शामिल होंगे जिसमें आपका VAT आ गया, आपकी वैट क्लियरेंस आ गई, आपकी पोर्ट क्लियरेंस आ गई, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, सारा कुछ उसके अंदर आएगा। ये आपके अलग से अखराजात होते हैं। अगर आप ये करने लगे कि आप इंस्पेक्शन प्राइस उसके अंदर ऐड करें, तो आपने तो की फोटोग्राफी भी करवानी है, आपने कंटेंट भी लिखवाना है, ठीक है, आपने जो है वो EBC भी लिखवानी है, तो क्या आप वो भी प्राइस अपनी प्राइस के अंदर शामिल करेंगे? कुछ खर्चे अखराजात वन टाइम होते हैं, फिर करने के लिए होते हैं, और कुछ अखराजात आपके जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म और रनिंग एक्सपेंस होते हैं, तो ये आपका अलग बजट में शामिल होती है चीजें। ओवरऑल बजट जब आप देंगे तो उसके अंदर इन सारी कॉस्ट को शामिल करेंगे, ठीक है, लेकिन अपनी यूनिट प्राइस में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। जी फजल बर्ट, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, तो योर टीचिंग मेथड इज वेरी गुड। बीच में कुछ लोग इरिटेट करते हैं आपको, आप बड़ा अच्छा नो गाइड प्रॉब्लम करती हैं एट ऑल। भी। अच्छा, सेकेंडली मैं ये कह रहा था कि अली बाबा पे सारे होलसेलर बैठे होते हैं और वो चाइनीज होते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई चीज़ हमें पाकिस्तान में बड़ी लो कास्ट पड़ती है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो मतलब कि अली बाबा पे सेल करूँ, तो ये पॉसिबल है कि मैं उधर भी कुछ अपनी इन्वेंट्री वगैरह सेल कर सकूँ? अली बाबा पे सेल करूँ, अमेज़न पे सेल करूँ पाकिस्तान से? नहीं, इफ आई वांट टू सेल ऑन अली बाबा हाँ तो आई बिल्कुल कैन, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि उसके लिए कोई चीज आपको उसके ऊपर प्रोफाइल बनानी पड़ती है, ठीक है, हाँ, आपको प्रोफाइल बनानी पड़ती है अली बाबा के ऊपर, सुनाओ क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी क्या है? पड़ती है, एंड देन आप जो है वहाँ पे अपनी हाँ, वो प्रोडक्ट दे होलसेल देता। के लिए बेच सकते हैं। ये किसकी आवाज हाँ, बन? ये दूसरे मलिक वकार को अनम्यूट कर दे जरा। एक मिनट में सभी को म्यूट कर रही हूँ, एक मिनट। यार। जी फजल, आपको अनम्यूट कर दिया दोबारा। जी जी, मैं मैम ये कह रहा था कि मतलब कि ये सेम प्रोसीजर होगा जस्ट लाइक अमेज़न पे जैसे आईडी क्रिएट करते नहीं हो? नहीं नहीं, थोड़ा सा देखें, अली बाबा का अपना प्लेटफॉर्म है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ठीक है, तो आप अच्छा एज अ न्यू सेलर वहाँ पे होलसेल क्या करना चाहते हैं, और जरूरी नहीं है कि अली बाबा पे सिर्फ चाइनीज सप्लायर्स हैं, आपको जी, वियतनाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश उधर के सप्लायर्स भी मिल जाते हैं, तो वो उसकी एक ठीक सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप उसको एक्सप्लोर करें, आप वहाँ पे होलसेल का कारोबार शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके ये सारे मेथड में लोग भी बीच में सिखा दिया जाएगा या वो लैदा से कुछ? नहीं, वो आपको खुद अपने उस पर देखना पड़ेगा कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है, क्योंकि हम तो सो अहमद पे कारोबार यू शुरू आर करना नॉट तो डीलिंग। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। है, ओके ओके ओके, ओके जी, थैंक यू अल्लाह थैंक यू थैंक अल्लाह हाफिज़। यू। जी रारिब, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, सबसे पहले तुमसे ये पूछना है कि अगर कोई प्रोडक्ट हम अमेज़न पे सर्च करते हैं या हम अली बाबा से वो प्रोडक्ट हम उठाते हैं, उसको हम पूरी प्रोडक्ट हंट करते हैं, एक्सरे रन करके वही प्रोडक्ट हम अमेज़न पे सर्च करके अगर हम अली बाबा, अगर वो प्रोडक्ट हमें अली बाबा पे नहीं मिलती, फिर? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कोई प्रोडक्ट अली बाबा पे ना मिले। ये पॉसिबल है कि जो आपको अली बाबा पे मिल रही है वो शायद आपको अमेज़न पे ना मिले, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आपको अली बाबा पे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। और मैम दूसरा क्वेश्चन ये कहना है कि जितनी भी चीज़ें ये आपने बताई हैं कि इसको इस तरह से हम सोर्स कर सकते हैं,
एज अ मेल करना तो ये चीज़ें बहुत इजीली अंडरस्टैंड करना भी, एज अ फीमेल ये चीज़ें काफ़ी थोड़ी सी डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपकी बिल्कुल भी बात से एग्री नहीं करती। आपको लगता है कि अल्लाह ताला ने ये नाइंसाफी की है कि मर्दों का दिमाग ज्यादा तेज है और औरतें जो हैं वो कम दिमाग वाली हैं? इज इट पॉसिबल? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये इनवॉइस करना, इस तरीके से वहाँ चीज़ें सेंड करना, वेयर हाउस में भेजना, ये चीज़ें करना, ये मेल्स के लिए अंडरस्टैंड करना और ऐसा करना, क्योंकि अक्सर ये डिस्कशन जेंट्स करते रहते हैं, सो फीमेल ये चीज़ें करना थोड़ी सी डिफिकल्ट। और अभी तो आप एक्सप्लेन करती हैं, हर चीज़ एवरीथिंग क्लियर होती है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली करने बैठते हैं चीज़ें बहुत डिस्टर्बिंग होने लग जाती हैं। चले, मैं आपकी बात से थोड़ी सी हद तक मुत्तफिक होती हूँ, लेकिन जब आप करेंगी, प्रैक्टिस करेंगी तो ही आपको पता लगेगा ना। अभी आपने शायद जिंदगी में पहली दफा वेयर हाउस और ये वर्ड्स नहीं सुने थे, आज जी आपने जी इस कोर्स बिल्कुल के अंदर बहुत सी नई टर्म्स सीखी है। ग्रेजुअली 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 यू विल गोना इम्प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रूव योर नॉलेज, अप स्केल योर स्किल, ठीक है? तो आहिस्ता 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 आपको बहुत सारी बातें पता लग जाएंगी। तो इसमें ये तो लर्निंग प्रोसेस है, किसी का स्लो होता है लेकिन होता कॉन्टिन्यूस है, सभी सीख रहे होते हैं। तो दिस इज द राइट टाइम कि आप सीख रही हैं तो आगे आप और लोगों को सिखाना शुरू कर देंगी, ठीक है? बताएंगी, आपको आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अब आपको पता लगेगा अच्छा दुनिया में ये भी हो रहा है। तो ये तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आपको पता लगता है। लेकिन मैं ये नहीं एग्री करती कि जी मर्द जल्दी पिक कर जाते हैं, उनको पता लग जाता है, वो पहले ही डील कर रहे होते हैं, औरतों को नहीं पता। तो आपने कोर्स में इनरोल इसलिए तो हुई है, आपको भी चीजों को पता लगे, तो आहिस्ते से जी सब जी। पता लग जाएगा इंशाल्लाह। थैंक इफ आई कैन डू एनीबॉडी कैन डू दैट। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है आपने किसी किस्म की। असल में घर में रहने वाले बंदों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है ना, इस वजह से मैं भी इन चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि ये चीज़ें कभी ऐसी टर्म्स ऐसी चीज़ें नहीं सुनने में आई। आपने स्टार्टिंग में इंडक्शन सेशन लिया था? जी जी सर, हाफिज अहमद का दिया था। अच्छा ठीक है। और आपने प्रोडक्ट हंटिंग का पहला लेक्चर लिया था? जी जी, आपने प्रोडक्ट लेक्चर दिया था, वो दोनों की उस पर प्रैक्टिस भी की है। हाँ हाँ। अच्छा, उसमें जो मैंने पहले आधे घंटे गुफ्तगू की थी ना, वो मैंने मोटिवेशन के लिए की थी, ठीक है? कि आप लोगों ने घबराना जी नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं सोचना कि मैं नहीं कर सकता। सोचे कि कश्तियां जला दी हैं, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसी से ही रोजी रोटी कमानी है। जान के जब लाले पड़ते हैं ना, तो इंसान जो है तैरना भी सीख लेता है। अगर तैरना नहीं आता तो कुछ भी कर सकता है इंसान, बस हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है? चलो जी, थैंक यू। मोटिवेशन। जी काजी साहब, मैं आपको दोबारा अनम्यूट कर रही जी अस्सलाम वालेकुम। हूँ। पहले तो मैं लारेब से कहना चाहूँगा कि इतनी परेशान नहीं होने की ज़रूरत। ये बात ठीक है कि औरतें चूँकि घर में रहती हैं तो ज़रा बाहर की चीज़ें उन्हें अल्फाज या चीज़ें मुश्किल लगती हैं, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है इंशाल्लाह। जब काम करने लगे तो सब कुछ आसान हो जाता है। जी दूसरी बात ये कि क्वेश्चन ये है मेरा कि ये आपने अभी बताया था थॉमस नेट फॉर यूएसए, तो वो मैं उसको चेक कर रहा था। तो वो तो बेसिकली जो है ना वो कोई फॉरवर्डिंग एजेंसी है, वो भी चाइना से सामान पकड़ेंगे और आपको देंगे। तो क्या आप समझती हैं कि ये अच्छा होगा कि मैं उनसे लूं बजाय से कि देखिए मैं डायरेक्ट जी, चाइना से? देखिए जी 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 जी, आई टोटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न। आपको यूके के होल सेलर जो मिलेंगे ना, जी जी। या यूएसए पे थॉमस नेट पे जो होल सेलर मिलेंगे, उन सब ने इन्वेंट्री कहाँ से उठाई हुई है? चाइना से। चाइना से, जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ। तो पीछे सारी सोर्सिंग हो चाइना से ही रही है। आपको क्या है कि आपने फ्रेट बचानी है। अब आप अगर लोकली कोई चीज उठा के बेच रहे हैं ना, तो वहां आपको प्रॉफिट कम बचेगा। चाइना से जब आप बिल्कुल खुद उठा के चीज लेके आएंगे, वहां प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाती है, बिल्कुल जी। ठीक है? तो ये सारे बैक एंड से ले चाइना से ही रहे हैं। हाँ, वही मेरा मकसद था कि भाई अपना अगर करना कमीशन ही है, अगर लेके आपने बिजनेस तो आप डायरेक्ट चाइना से करें। लोकली तो ये है कि वो होता ये है कि ना, आपने जब चाइना से मंगवानी है ना, तो आपको 3 माह की इन्वेंट्री मंगवानी पड़ेगी, ये ठीक है? बात सही है, बिल्कुल बिल्कुल। आपके पैसे लॉक हो जाते हैं, आपको इन्वेंट्री पे ज्यादा खर्चा आ जाएगा। प्लस अगर ये है आप कि आप, होल से उठाते हैं ना लोकली, तो जी आपने जी हफ्ते जी, का स्टॉक उठाया बेच दिया, 2 हफ्ते का स्टॉक दैट्स उठाया ट्रू। बेच दिया, 500 ये 600 यूनिट, तो आपकी इन्वेंट्री कितनी लॉक होती? सही बात है। ठीक ठीक है। है। ठीक है जी, ओके शुक्रिया। जी, आई थिंक अब सभी के सवाल हो चुके हैं।
और टाइम भी खत्म हो गया जी, समीउल हक से भी मैं बात कर लूँ, ज्यादा बेस्ट है। और ये लास्ट सवाल है, उसके बाद इंशाल्लाह सेशन वाइंड अप हो जाए। तो अगर आप लोगों में से कोई जाना चाहता है, यू कैन लीव नाउ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा ये सवाल है कि जब हमने पहला लेक्चर लिया था तब आपने हमें बताया था वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में कि हम जाहिर सी बात हम दूसरों को हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारे क्लाइंट्स होते हैं, वो हमें अपनी जो भी उनकी जो ये प्रोफाइल जो वेबसाइट जो उनके जो अकाउंट होता है हमने इनको प्रमोट करना होता है। तो मैम मेरा सवाल ये है कि देखिए अगर जब हमने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तब तो हमने इन्वेंट्री जाहिर सी बात बुक करवानी होती है कहीं और या फिर जब हमने किसी और की प्रोडक्ट को हमने प्रमोट करना है, फॉर एग्जाम्पल हमने चाइना से लेकर यूके में बेचना है या फिर यूएस में बेचना है तो हम इन्वेंट्री बुक करवाएंगे। लेकिन मैम अगर फॉर एग्जाम्पल हमें एक चीज पसंद आई है अलीबाबा पे, अब अगर हम वो अलीबाबा से वो चीज खरीद के अमेजोन पे बेचना चाह रहे हैं तो क्या हमें इसके लिए भी हमें इन्वेंट्री बुक करानी पड़ेगी? ऑब्वियसली ऐसे ही है। आप इसमें, मैं जो आपका सवाल समझी हूँ, आप वो कह रहे हैं कि हम डायरेक्टली जो है चाइना से एंड कस्टमर को पहुंचाते हैं, है ना? ये आप ड्रॉप शिपिंग का एक मॉडल लगाना चाह रहे हैं, वो मुश्किल लगेगा। देखिए आपने क्या करना है, चाइना से आपके पास ऑर्डर आया आपके सेलर सेंटर पे, ठीक है, आपने वो उठा लिया चाइना से, और आपने डिस्पैच का एड्रेस डाल दिया अपने क्लाइंट का यूके में, तो डू यू थिंक दैट के 7 दिनों में या 3 दिनों में डिलीवरी पहुंच जाएगी? उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो ये आप नहीं कर सकते। तो लिहाजा में हमें तीनों सूरत हाल में यानी कि हमें इन्वेंट्री में बुक करानी पड़ेगी। यस, आप कुछ यूनिट्स खरीदें, उसको मंगवाएं और फिर बेचें। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी ठीक है जी, सबके सवालात हो गए हैं या कोई अभी रहता है? और कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट लेंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन से, और उसके बाद हम आईडी क्रिएशन करेंगे कि अमेज़ॉन पे सेलर आईडी कैसे बनाया जाता है। तो इसलिए टाइम से प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह सी यू टुमारो। तब तक इस लेक्चर को डाइजेस्ट करें, इससे रिलेटेड सवाल अगर आपके पास कल भी हो तो आप लोग कल भी पूछ सकते हैं, और ग्रुप में कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है? चले, थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।